अब मैं पहले आज थोड़ा सा ट्रेडिंग व्यू का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि दिस इज़ अ वेबसाइट tradingview.com। सो आप लोग ऐसे ट्रेडिंग व्यू यहाँ डाल सकते हो, ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, सर्च किया ट्रेडिंग व्यू तो ये वेबसाइट खुलेगी। इस वेबसाइट पे हम लोग साइन इन वाइन इन कर लेते हैं तो ऐसा कोई इंटरफेस खुलेगा। ये इंटरफेस पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मेन गोल पे फोकस करना है। सो मेन गोल हमारा जो वो ये है कि यहाँ प्रोडक्ट्स और सुपर चार्ट पे हम लोग जाके क्लिक करते हैं। लोगों के पास में टूल हो नहीं हो डज नॉट मैटर। ठीक है, मैटर क्या करता है, मैटर ये करता है कि हम लोग कैसे उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, आप लोग सबको म्यूट हो, पर टेंशन मत लो, खोलेंगे आप लोगों का म्यूट बटन भी। बट कुछ टाइम के बाद, क्योंकि लोग बहुत इनडिसिप्लिन्ड होते हैं, तो उसी लिए मैंने ये किया है कि ये आपने खोल लिया। ठीक, अब उसके बाद में मैं इस बार रिप्ले को ऑफ करता हूँ और मुझे पता है कि कहीं यहाँ कहीं के आसपास से मुझे लोगों को डेटा दिखाना है। ठीक, और एल्स मैं अगर नहीं दिखाऊंगा ऐसे डेटा तो सेबी मुझे सिखाने नहीं देगा, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का ये खराब हो। देखो, ये इंट्रोडक्टरी चीज़ है तो इसको देख लो जरा कि इस इंटरफेस में चार पोर्शन है। ठीक है, चार पोर्शन। पहला लेफ्ट साइड, फिर टॉप साइड, फिर राइट साइड और फिर बॉटम साइड। ठीक है, बॉटम साइड में कुछ ज़्यादा है नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक गो टू डेट कि हमें किसी डेट का डेटा अगर चाहिए तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, उस डेट पे चले जाते हैं। सो बॉटम वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। लेफ्ट सेक्शन पे अब आते हैं। तो लेफ्ट सेक्शन में हम लोग इस चीज़ों को यूज़ करते हैं विच इज़ लाइक ट्रेंड लाइन। ठीक है, और वट एवर इशूज़ जो भी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन क्यों यूज़ होती है, ताकि हम इसको सिलेक्ट करें और जाके कहीं पे भी लगा दें तो हमारा ये वैल्यू पता चल जाए। ये ट्रेंड लाइन कब यूज़ होते हैं कि यहाँ पे गए सिलेक्ट किया और आगे एक्सटेंड कर लिया है, ये जानने के लिए कि ये ट्रेंड कहाँ जाके ख़त्म हो रहा होगा। ठीक है, या कहाँ जाके इसका आगे एक्सटेंशन हो सकता है, वट एवर। फिर ये फिबोनाची टूल्स हैं, ये हम लोग यूज़ करते हैं। फिर ये बहुत सारे इलियट वेव पैटर्न्स हैं, इसका यूज़ अभी ज़्यादा करना नहीं है। और फिर ये टूल्स है, ब्रश टूल, जिसको मैं यूज़ करूँगा आप लोगों को सिखाने समझाने के लिए कि ये सब है। चार्ट में क्या भेज रहे हो ब्रदर, सभी ट्रेडर्स लाइव चार्ट यूज़ कर रहे हैं नो प्रॉब्लम एनालिसिस के लिए। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अब देखो, ये सब आपको तो पता होगा। इसमें मैं लॉक करना चाहूँ मेरी ड्राइंग्स लॉक कर दूंगा। नाउ दिस इज टाइम। ऊपर वाला जो सेक्शन है दैट इज टाइम वाला सेक्शन। तो मैं टाइम वाले सेक्शन को आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले टाइम, व्हाट इज टाइम, इधर टाइम का यूज क्या है। हमारा स्टॉक मार्केट 9:15 को ओपन होता है। किसके लिए, लोकल ट्रेडर्स के लिए। बट एक्चुअली में वो 9 AM ही ओपन हो जाता है। किनके लिए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स या बड़े लोग जिनके पास 10, 20, 50 हज़ार करोड़ रुपए हैं, उन लोगों के लिए 9 बजे मार्केट विंडो ओपन होता है। और ये 9 बजे से लेके 9:08 तक उनके लिए ओपन रहता है। एक्चुअली में 07 तक रहता है, बट 1 मिनट उन लोग एक्स्ट्रा टाइम को कंज्यूम करके 9:08 तक वो लोग बाई सेल का ऑर्डर डालते हैं। बाई सेल का ऑर्डर उस टाइम क्यों डालते हैं, क्योंकि देयर माइट बी एन इंफॉर्मेशन जो आई होगी कल रात में, कल दोपहर में, आफ्टर मार्केट गेटिंग क्लोज्ड। तो उन लोग 9:08 तक का विंडो ओपन रखते हैं कि भैया हाँ, 9:08 तक सब सेटलमेंट हो जाएगा, बड़े प्लेयर लोग अपना बाई सेल का ऑर्डर डाल देंगे और फिर नया कुछ प्राइस मिलेगा हर एक स्टॉक का। कल किसी प्राइस पे बंद हुआ, आज किस प्राइस पे खुलेगा, वो 9 बजे से लेके 9:08 पे डिसाइड होते हैं। फिर 9:15 में हम जैसे लोकल ट्रेडर्स के लिए मार्केट ओपन होता है, रिटेल ट्रेडर्स, हम लोग गरीब आदमी टाइप्स। और वो चलता कब तक है, वो चलता है 3:30 PM तक चलता है। ठीक है, ये PM तक चलता है। ये ओपन AM को होता है और चलता है इतने देर। सो इसमें भी इंट्राडे जो लोग ट्रेड करते हैं, इंट्राडे मतलब सेम डे बाई सेम डे सेल करने वाले लोगों के लिए वो टाइम 3:30 PM तक का नहीं होता। वो टाइम किसी ब्रोकर की तरफ से 3:15 का मिलता है, किसी की तरफ से 3:20 का मिलता है, किसी की तरफ से 3:25 PM का टाइम मिलता है कि इस विंडो तक वो लोग अपना ओपन करके सब कुछ बता पाए। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ अब दूसरा चीज कि
अगर हमें टाइम जो है वो इतना ही मिला है कि हम लोग 9:15 से लेके 9:15 से 3:30 तक ही हम लोग ट्रेड कर सकते हैं पीएम। तो इसका एब्सोल्यूट टाइम हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो आप जरा उसको ध्यान से समझो। ठीक है, उसको ध्यान से समझोगे लाइफ इजी रहेगा। पहला, 375 मिनट्स हम लोगों को मिलता है ट्रेडिंग के लिए, मिनट्स, दिस इज मिनट्स। ठीक है, अब हम इस 375 मिनट्स को बेस मान लेते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन, रिमूव 20 ड्राइंग्स। 375 का हम लोग लोएस्ट कॉमन फैक्टर अगर निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, और 5 मिलेगा, राइट। फिर ये डायरेक्ट 5 से डिवाइड होगा, 25 मिलेगा। फिर वापस 5 से डिवाइड करूंगा तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर 5 मिलेगा। ठीक है, 5 का 1, फिर 5 का 1, सो मुझे टाइम फ्रेम जो मिलेगा वो ये मिलेगा, 3, 5, 5, 5। ठीक है, अब मैं इनको अगर बनाता हूँ तो मुझे मिलेगा 15 मिनट। फिर 5 और 5 को बनाऊंगा तो मुझे मिलेगा 25 मिनट। और फिर इसमें और एडवांस अगर जाते हैं तो 15 × 5 मिलेगा 75। फिर 25 × 5 मिलेगा 125। सो मुझे ये टाइम फ्रेम्स जो मिलेंगे, और जो ये 3, 5 हमेशा है तो ये 5 और 3। सो मेरे पास कितना एब्सोल्यूट टाइम फ्रेम है, 3, 5, 15, 25, 75, 125। These are the only time frames which you should be watching currently. Previously स्टॉक मार्केट में जो टाइम फ्रेम यूज होता था वो ऐसा होता था, 1 मिनट का चार्ट, 3 मिनट का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट, 10 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट, 30 मिनट का चार्ट, फिर उसके बाद में 1 आवर का चार्ट, फिर उसके बाद में आएगा 4 आवर का चार्ट, फिर उसके बाद में 1 डे का चार्ट, फिर आएगा 1 वीक का चार्ट, फिर आएगा 1 मंथ का चार्ट। ठीक है, सो इतना टाइम फ्रेम हुआ करता था। बट अभी हम लोग इस टाइम फ्रेम को थोड़ा सा एक बार इग्नोर करते हैं और अपने एब्सोल्यूट टाइम फ्रेम को इसको है, इसको हम लोग मानेंगे। और ये 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, फिर उसके बाद में और एडवांस वर्जन्स में 3 मंथ, फिर उसके बाद में 6 मंथ, फिर उसके बाद में 12 मंथ्स विच इज़ 1 ईयर, ऐसा ग्राफ हम लोग देखेंगे। इस तरीके से इस टाइम फ्रेम में देखना है, पहले ये वाला सेक्शन और फिर ये वाला सेक्शन। ठीक है, इस सेक्शन को अभी भूल जाओ आप लोग, ये सेक्शन हम लोग अभी नहीं देखेंगे। ठीक है, और ये सारा वीडियोस मैं कोशिश करूँगा कि रॉ डालूं ताकि मेरा भी गलती आप लोगों को दिखे, लेकिन शायद उससे लोगों का टाइम वेस्ट हो जाए, तो मैं थोड़ा सा कटवट कर लूँगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब मेरे पास में क्या क्या अवेलेबल है, मेरे पास में ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग जाके इसको पैसा दो, 21,000 22,000 रुपये साल का दोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। अभी लेने जाओगे 60,000 लगेगा, नो इश्यूज, इग्नोर कर दो। सो ये आपने टाइम वाला विंडो सीख लिया। अब ये कंपेयर वाला वीडियो सीखो। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे कोई और स्टॉक से कंपेयर कर सकता हूँ इस करंट स्टॉक को। एग्जांपल आप देखो पीएफसी। सो इसकी जगह मैं यूज़ करता हूँ सपोज आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक को मैं किसी और बैंक से अगर वो करना चाहूँ कंपेयर, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा सपोज एसबीआई, ऊपर एसबीआई ही है। सो एसबीआई ने क्या रिटर्न दिया, आईसीआईसीआई बैंक ने क्या रिटर्न दिया, वो आपके सामने है। एसबीआई ने 18% ज़्यादा रिटर्न दिया इस टाइम वीडियो में। अगर मैं टाइम विंडो शिफ्ट करता हूँ, लेट अस सपोज लाइफ टाइम विंडो, मंथली चार्ट लगा देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि आईसीआईसीआई बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक ने एसबीआई से ज़्यादा रिटर्न दिया है। कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है, नॉर्मली अगर आप नोटिस करोगे तो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ज़्यादा रिटर्न आईसीआईसीआई बैंक ने दिया है कंपेयर टू एसबीआई। विच मीन्स ये भी तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे क्या पता एसबीआई ज़्यादा रिटर्न दे दे। इट मीन्स, मेरे को ऐसा पता नहीं कि देगा या नहीं, बट मैं ये सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि वो ज़्यादा, अजम्पशन पे चल रहा हूँ। एंड स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो अबाउट अजम्पशंस, कि आपको क्या दिखता है, आप कैसे ट्रेड करना चाहते हो। समझ में आ गया, क्लियर है। हम सब बता दो, रिएक्शन बटन। क्लियर है, समझ में आया क्या बोला, कंपेयर बटन तक। अब मैं इस कंपैरिजन को ज़रा हटा देता हूँ सो दैट हमारा चार्ट फिर से ठीक हो जाए। तो अब
ये सारा सेक्शंस आपको समझ में आया। नाउ देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखिए कि ये सेक्शन जो ये दिख रहा है, ये सेक्शन, ये कैंडल स्टिक का सेक्शन है, लाइन चार्ट का सेक्शन है, और फिबोनाची का सेक्शन है। इसमें बहुत सब कुछ होता है। लोग बहुत सब आपको बेवकूफ़ बनाएंगे कि कैंडल चार्ट का अलग यूज़ है, बार चार्ट का अलग यूज़ है, लाइन चार्ट का, एरिया चार्ट का अलग यूज़ है, फिबोनाची अलग यूज़ है, रेंको सिस्टम से ये हो जाएगा, खेगी से ये हो जाएगा, लाइन ब्रेक, पॉइंट एंड फिगर, रेंज, इस सब से ही हो जाएगा। किसी से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। सबसे एक चीज़ होगा कि आप कंफ्यूज जरूर होगे। तो इसीलिए सिर्फ मिनिमम मिनिमम काम करना है, मिनिमम एफर्ट्स लेके मैक्सिमम आउटपुट लेके आने का सोचना है। मेरा मोटिव यही रहेगा। सो आज जो मैं सिखा रहा हूँ, इसको आप थोड़ा ध्यान से अब समझना। ठीक। क्योंकि यहाँ कैंडल्स आ गया, तो मैं इसको एक मिनट पॉज करके बताता हूँ कि सबसे पहले पुराने ज़माने में जो चार्ट होता है, जब भी चार्ट होता है तो वो कैसे प्रोड्यूस होता है। चार्ट जो प्रोड्यूस होता है वो इंस्टेंस से प्रोड्यूस होता है। कौन से इंस्टेंस से? बायर और सेलर के इंस्टेंस से। क्या इंस्टेंस? कि बायर अगर कुछ बाई करना चाहता है और सेलर अगर कुछ सेल करना चाहता है, जब वो लोग दोनों एक एग्रीमेंट पे पहुंचेंगे कि मैं 10 रुपए में बेचना चाहता हूँ, आप 10 रुपए में खरीदना चाहते हो, बोला हाँ ठीक है चलो डील डन। तो हर सेकंड मल्टीपल लोग बाई सेल कर रहे हैं, उसमें मैं भी बाई कर रहा हूँ, क्या पता आप भी बाई कर रहे हो। लेकिन सपोज विशाल जो है वो सेल कर रहे हैं। विशाल 50 क्वांटिटी बेचना चाहता है, मुझे 5 क्वांटिटी बाई करना है, मनीत को 40 बाई करना है, हर्ष को 5 बाई करना है, इस तरीके से। तो अब क्या होगा, 50 क्वांटिटी विशाल बेच रहा है 10 रुपए की रेट में, और हम तीनों जन मिलके खरीदना चाहते हैं। अब विशाल तो मुझे डायरेक्ट नहीं बेच पाएगा। विशाल मुझे डायरेक्ट नहीं बेचेगा तो विशाल कहाँ, किस एक्सचेंज में जाके बेचेगा? लेट अस सपोज सबको यूज करते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म, लेट अस से फायर्स। तो हम लोग फायर्स को यूज करते हैं, या कोई जीरोधा को यूज करता है, कोई एंजल को यूज करता है, कोई किसी को भी यूज करता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। पर ये सारे लोग क्या है, ब्रोकर है। इनके पास में आप जाके इनके इंटरफेस को यूज करके पंच करोगे, ऑर्डर डालोगे कि मुझे 10 रुपए में बेचना है। और मैं लेटेस्ट सपोज मैं HDFC सिक्योरिटीज से हूँ, और मैंने डाला मुझे 5 क्वांटिटी 10 रुपए के भाव में खरीदना है, कोई भी एक्स अमाउंट ऑफ एक्स शेयर मुझे 10 रुपए में खरीदना है 5 क्वांटिटी, और कोई दूसरा आदमी है वो 50 क्वांटिटी बेच रहा है, तो मैं 5 तो खरीद सकता हूँ, इसका मैं लायबल हूँ। 5 क्वांटिटी हर्ष खरीद सकता है और 40 क्वांटिटी मनीत खरीद सकता है। अब ये ट्रांजैक्शन जैसे ही प्लेस होगा कि हम लोग 3 जन बायर और 1 जन सेलर मिल के ट्रांजैक्शन प्लेस कर लेंगे, तो वो टिक डेटा के रूप में अवेलेबल हो जाता है मार्केट में। टिक डेटा मतलब कि इस प्राइस पे, सपोज 10 रुपए के प्राइस पे एक ट्रेड डला, फिर वो 10 रुपए 5 पैसे पे भी डलेगा, 10 रुपए 20 पे भी डलेगा, 10 रुपए 50 पे भी डले, दैट डज नॉट मैटर। लेकिन ट्रांजैक्शन क्या हुआ, कुछ लोगों ने बाई किया और कुछ लोगों ने सेल किया। तो एक ने सेल किया, 3 ने बाई किया। वो ट्रांजैक्शन टिक डेटा में यहाँ पे हमें मिलता था। पहले के ज़माने में टिक डेटा उसको कहते थे। ठीक है, समझ में आया इधर तक, टिक डेटा। और ये इंटरफेस 2000 इंडिया में 2002 3 4 के आसपास आया है, जिसको टिक डेटा कहते हैं। ठीक। टिक डेटा से अब सपोज करो कि आलू को एग्जांपल ले लो, यहाँ पे स्टॉक्स को की जगह आलू का एग्जांपल है। आलू का भाव तो मल्टीपल टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। प्याज का भाव जैसे है, प्याज का भाव ले लो, प्याज का भाव भी मल्टीपल टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, राइट? तो ये प्याज का भाव ऊपर नीचे होता है, तो कभी वो 10 रुपए किलो भी मिलता है, 20 भी मिलता है, 50 भी मिलता है, 100 भी मिलता है, 200 भी मिलता है। लेकिन कितने आदमी लोग उसको बाई और सेल करने के लिए रेडी है? अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाए, तो सपोज करो 10 रुपए, फिर 15 रुपए, फिर 20 रुपए, फिर 25 रुपए, फिर 50 रुपए, फिर 100 रुपए, फिर 10 रुपए, फिर 50 रुपए, वो जो भी ऐसे चलते 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 वो चला गया सपोज 200 रुपए तक। ठीक है। तो ये 200 रुपए। तो जो कैंडल स्टिक चार्ट उसका बन के आएगा, और लाइन चार्ट उसका बन के आएगा, वो कैसा आएगा? लाइन चार्ट रहेगा कि प्राइस ऐसे भाग रहा है। ठीक है। ये सारे टिक्स को हम लोग कनेक्ट कर देंगे तो लाइन चार्ट बन जाएगा। ठीक। और अगर कैंडल स्टिक चार्ट देखोगे तो वो ऐसा बनेगा कि यहाँ से भाव चला,
और ये ऊपर तक चला गया, एंड दिस वुड बी ऑलमोस्ट एवरी टाइम, क्योंकि प्राइस ऊपर भागा है तो ये ग्रीन होगा। ठीक है, तो मैं इसको ग्रीन बना देता हूँ। तो ये कैंडल स्टिक चार्ट ऐसा डेवलप होगा। अब इसी में हिकेनाशी चार्ट कैसे डेवलप होगा वो हम लोग बाद में सीखेंगे, पर ये दो चार्ट इंपॉर्टेंट है, लाइन चार्ट और कैंडल स्टिक चार्ट। ये दोनों चार्ट एकदम इंपॉर्टेंट ग्राफ है। बनता है कैसे वो समझा दिया है। नाउ अब बायर और सेलर को फिर से समझो। बायर और सेलर क्या होता है कि मैंने बाई किया कोई स्टॉक 10 रुपए के भाव में, उसका प्राइस 50 रुपए हो जाए इससे कोई मतलब नहीं है, 500 हो जाए कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब तक मैंने उसको बेचा नहीं तब तक मैंने कोई पैसा नहीं कमाया। वो सिर्फ डिजिटली अवेलेबल है कि हाँ आपको इतना पैसा आ रहा है। जब तक मैं उसको बेचूंगा नहीं, जब पहले मैंने बाय किया, जब तक मैं सेल का ऑर्डर नहीं डालूंगा तब तक ये नहीं पता चलेगा, कि कोई नहीं बता सकता कि आपने कितना पैसा कमाया। समझ में आया? तो इट इज ऑलवेज कि टू लेवल का ट्रांजैक्शन होना चाहिए, पहले बाई फिर सेल, देन ओनली वी विल एबल टू डिटरमाइन मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या मेरे को लॉस हो रहा है। ठीक है। अब कोई आदमी जिसने 10 रुपए में बेच दिया, लेकिन दूसरे दिन भाव अगर 100 रुपए हो जाता है किसी चीज का, 10 की जगह 100 हो गया डायरेक्ट, तो उसको तो 90 रुपया प्रॉफिट का नुकसान हुआ। लेकिन क्या पता उस आदमी ने, विशाल ने 1 रुपए में वो स्टॉक खरीदा और 10 में बेचा, तो उसको तो 10 गुना प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है। क्या पता मन्नीत ने 10 रुपए में खरीदा और दूसरे दिन जब भाव 100 रुपया हो गया उसने बेचा ही नहीं, और तीसरे दिन भाव 50 रुपए हो गया। तो मन्नीत को तो सिर्फ डिजिटली प्रॉफिट दिखा रहा है, जब तक आपने बेचा नहीं तब तक प्रॉफिट आपका हुआ नहीं। ये हमेशा क्लियर रखना, क्योंकि ये इंट्रा डे में यूज होता है, इन्वेस्टमेंट में भी इस प्रिंसिपल का आगे कुछ वीडियोस बाद में इसका यूज होगा। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ आया होगा। कोई डाउट? यहाँ तक समझ में आ रहा है? क्लियर है एवरीबडी? अनरिलीज्ड प्रॉफिट, हाँ उसको अनरिलीज्ड प्रॉफिट कहते हैं। वेरी गुड। तो अनरिलीज्ड प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा ये सेक्शन पे कि ये इंडिकेटर वगैरह होता है, इसमें बहुत कुछ यूज़ होता है, लेकिन हम लोग जिस इंडिकेटर्स को यूज़ करेंगे वो इंडिकेटर्स सबसे बेस्ट इंडिकेटर इस दुनिया का, जो आपको कभी भी मिल सकता है, जिस इंडिकेटर के साथ में हर इंसान पैदा हुआ है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इस दुनिया का सबसे बेस्ट इंडिकेटर, जिस इंडिकेटर के साथ हम सब कोई पैदा हुए, वो है आपका आइस। आइस, उस इंडिकेटर के ऊपर भरोसा करना। सिर्फ उस इंडिकेटर को अगर आपने ट्रेन कर लिया तो आप स्टॉक मार्केट में बम्पर पैसा छापोगे। लेकिन अगर आपका आई देखने का नजरिया खराब है तो चाहे जितना कोशिश कर लो, पैसा ना बनेगा। समझ में आया? तो आई सबसे बेस्ट इंडिकेटर है आपका आई। नो आरएसआई, नो वॉल्यूम, नथिंग। कोई आरएसआई, कोई वॉल्यूम, कोई बेस्ट इंडिकेटर नहीं है। सबसे बेस्ट इंडिकेटर है आपका आई। ये चीज आपको कोई नहीं बताने वाला। तो आई ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट। सो ये कसम खा लो कि जब ये 365 दिन खत्म होगा उसके बाद में ही अपने अकाउंट में ट्रेड डालना, क्योंकि आई ट्रेनिंग इज इक्वली इम्पोर्टेंट। आई ट्रेनिंग हम लोग करेंगे। आई ट्रेनिंग किस चीज का? आरएसआई के ऊपर भी हो सकता है आई ट्रेनिंग, वॉल्यूम पे भी हो सकता है, कैंडल स्टिक पे भी हो सकता है, लाइन चार्ट पे भी हो सकता है, ट्रेंड लाइन पे भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस पे भी हो सकता है, या वट एवर। कोई भी इंडिकेटर, वी वैप, मूविंग एवरेज, फिर उसके बाद में आई डोंट नो डार्क समथिंग कुछ होता है, भगवान जाने क्या क्या होता है, वॉल्यूम प्रोफाइल, ओपन इंटरेस्ट चेंज, वॉल्यूम बेस्ड ऑन द ऑप्शन चेंज, कुछ भी हो सकता है। इन सब के ऊपर आई ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट। सो आई इज द इंडिकेटर विच विल हेल्प यू ऑलवेज। इसको याद रखना, इस चीज को मत भूलना। आई। नेक्स्ट बात हम आपको बताना चाहेंगे, इंडिकेटर सेक्शन में हम लोग जिस इंडिकेटर्स को यूज करेंगे वो इंडिकेटर है वॉल्यूम, आरएसआई, ये वो फलाना ढिमका। बट वो सब क्या आता है? एमएसीडी। वो सब क्या है? ऑल ऑफ देम आर जस्ट अ इंडिकेटर टू हेल्प यू बीइंग बायस्ड, कि बाई करना है या सेल करना है। ठीक है, आपको बायस बनाएगा वो,
कि मैं बाई करूं या सेल करूं, इस डिसीजन को लेने के लिए वो आपका हेल्प करेगा। बाई करूं या, बट सिर्फ हेल्प करेगा, गारंटीड हेल्प नहीं करेगा। ये दिमाग में डाल लेना। कोई भी इंडिकेटर गारंटीड हेल्प नहीं करता है, वो सिर्फ आपके व्यू को क्लैरिफाई करता है। जस्ट लाइक मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी का काम कर रहा हूँ। सो मेरे पास कोई क्लाइंट आया, उसने मुझसे पूछा क्या ये काम कर ले नहीं करे। जैसे यहाँ पे अवेलेबल है आशीष भाई एक ठो, उनके भाई साहब का ऑपरेशन था, उसमें हमने बोला हाँ ठीक है जाओ बंदास करा लो, ठीक। तो मेरे मेरे बोलने से उनका कोई भला नहीं हुआ, उनको सिर्फ एक चीज आया, कॉन्फिडेंस। दिस कॉन्फिडेंस इज द ओनली फैक्टर विच विल हेल्प आशीष जी टू डील विद द सिचुएशन। फ्यूचर में इवेंट्स कैसा अनफोल्ड होगा वी डोंट नो। मेरे बाई करने से स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वी डोंट नो। बट मुझे अभी करंट टाइम पे क्या करना है, वो करने के लिए मुझे इंडिकेटर सिर्फ एक एज प्रोवाइड करेगा कि हाँ आप ये काम कर सकते हो, बाई करना या सेल करना। लेकिन मेन चीज मेरी आंख ही बताएगी, आंख से ही समझ पाओगे कि ये सामान सही वैल्यू पे है या नहीं है। ठीक है। ये सब पॉइंट आपको अभी तक शायद समझ में आया होगा, किसी और कॉन्सेप्ट्स में आपको ये नहीं समझा होगा कभी भी, कि आई को ध्यान रखना है। और ये सब इंडिकेटर सब बकवास है, मेरे को कोई पसंद नहीं है। ठीक है। ये सारा का सारा बात, यही बात एग्जैक्ट जो मैंने बोला, ये बात आपको हर ट्रेडर बोलेगा, लेकिन कोई फॉलो करता हुआ नहीं दिखेगा। क्योंकि सबको, इवन मुझे भी, किसी इंडिकेटर का हेल्प लेना ही पड़ जाता है, कभी ना कभी तो पड़ ही जाता है। ठीक है। सो मैं ये इस बात से एकदम इत्तेफाक नहीं रखता कि कोई बड़ा ट्रेडर है तो वो इंडिकेटर कभी नहीं देखेगा। वो इंडिकेशन ले रहा है, हर ट्रेडर इंडिकेशन ले रहा है। किस चीज़ से? जो लोग सिर्फ प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं वो प्राइस एक्शन का इंडिकेशन लेते हैं, उनकी हेल्प लेते हैं। जो कैंडल स्टिक पे करते हैं वो कैंडल्स की हेल्प लेते हैं। हर ट्रेडर कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन ले रहा है, उसको अपने दिमाग में प्रोसेस कर रहा है और फिर बायस हो पा रहा है, बाई करना कि सेल करना। यहाँ तक सब क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, हम लोग जो इंडिकेटर यूज करेंगे वापस बता देता हूँ। आरएसआई यूज करेंगे, एमएसीडी यूज करेंगे, मूविंग एवरेजेस को यूज करेंगे। बट वो मूविंग एवरेज बहुत लास्ट में आएगा एकदम। और हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन, और ये इन्हीं सब छोटे मोटे फिबोनाची, इनको यूज करेंगे। ये सबको हम लोग बहुत यूज करेंगे और इतने एक्सटेंशंस के साथ यूज करेंगे, इतना एक्सटेंसिवली यूज करेंगे। आपके बोले हुए भाव पे स्टॉक आएगा तब आप बाई करोगे, और फिर वो ऊपर जाएगा आपके ही बोले हुए टाइम पीरियड तक। यहाँ तक हमारा जर्नी है। ठीक है। तो आपके टाइम पीरियड तक जाएगा ये मैं भी नहीं बोल सकता, या कोई और भी नहीं बोल सकता, लेकिन जो इंट्यूशन आपके अंदर आ जाएगा कि इतने साल में तो आ ही जाएगा, उतने साल में तो आ ही जाएगा, यही इंट्यूशन को डेवलप करके बीइंग खुद इंडिपेंडेंट होना, दैट इज नेसेसरी। कोई टाइम नहीं कर सकता बाजार को, चाहे जितना बड़ा गैन ट्रेडर हो, चाहे जितना बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो। नो बडी कैन टाइम द मार्केट। मैं खुद बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर बोल रहा हूँ। कोई आपको आके कहता है कि राहु और मून एक साथ आ जाए, या राहु और मरकरी एक साथ आ जाए, या कोई भी प्लैनेट एक साथ आ जाए तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैंने उसको फेल होते हुए हर रोज बाजार में देखा है। ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी को इसमें अभी मत घुसाना। पहले चार्ट सीख रहे हो तो चार्ट सीखना, उस पे दिमाग लगाना। एस्ट्रोलॉजिकल प्रोस्पेक्ट बाद में जब मैं इंट्रोड्यूस करूंगा तब उसको घुसाना, अभी घुसाने का कोई ज़रूरत नहीं है, अभी उसमें 6 महीना बाकी है। ठीक। इधर तक शायद सबको सब कुछ समझ में आया होगा। आई होप समझ में आया होगा। कुछ मोटिवेशन वाला बात भी है और कुछ लाइफस्टाइल के हिसाब से जो हमको डिसीजन लेना है वो भी है। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? एनीथिंग? क्लियर है? मैसेज में रिएक्शन कर दो भाई कम से कम, क्योंकि मैं म्यूट तो नहीं खोलूंगा अभी, वो सब लास्ट में। सब कोई हो कि कीर्तन चल रहा है यहाँ पे? गायब हो क्या भाई? बंद कर दे मीटिंग? कुछ रिएक्शन तो दे दो, समझ आया नहीं आया? ओके, नो, ओके, सब है। दूसरा पॉइंट अब सुनो। देखो, ये जितने भी इंडिकेटर्स है, टेम्पलेट्स है, अलर्ट्स है,
ये सब टेम्पररी है, ये सब अब टेम्पररी चीज़ें हैं। दूसरा है हमारा वॉच लिस्ट। मी बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, आपको अपना वो दिखाता हूँ कि व्हाट इज माय माइंडसेट। ये वॉच वॉच लिस्ट का है। इसमें देखो, मैंने भी बहुत कुछ है, मैक फैक ये वो, गणेश लक्ष्मी, मैं बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर ट्रेड एस्ट लक्ष्मी, मैं भी ये सब को यूज़ करता हूँ। इसमें मल्टीपल स्टॉक्स है मेरे खुद के पास में, यहाँ देखोगे तो 4-4 हज़ार स्टॉक है, टॉप यूएस मार्केट का स्टॉक्स है, वर्ल्ड इंडाइसेस है, डिलीटेड सिंबल 100 है, इतना सारा मैंने लगा के रखा है। बट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मुझे लिमिटेड चीज़ों में काम करना है, हर चीज़ में मुझे पैर नहीं डालना। क्या समझ में आया? हर चीज़ों में पैर नहीं डालना है। किस में ट्रेड करना है, कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है, कहाँ ट्रेड करना है, वो सब भी बताया जाएगा। लेकिन अभी उस सिचुएशन में जाने के पहले यहाँ पे मैं आपको 10 से 15 रूल लिखा रहा हूँ। अपना सब कोई कॉपी पेन ले आओ प्लीज, और कॉपी पेन लाके उस रूल्स को बाय हार्ट फॉलो करना। ठीक है भाई, गर्मी में बता रहे हैं पंखा बंद है, थोड़ा इज्जत करो उस चीज का। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। नहीं भैया, अभी कोई क्वेश्चन तो ऐसे नहीं है, मेरा नहीं है। बहुत अच्छे, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, बेकार लग रहा है, कोई रिएक्शन कुछ भी? मैंने वो दे दिया है। नहीं, अभी तो क्वेश्चन नहीं है, अभी जवाब तो आगे बताओगे, फिर कोई अगर होगा तो बताओगे, पूछो। हाँ तो कॉपी पेन सब जब सब ले आओ तो बताओ हाँ, कि यस, ले लिया, ले लिया। ठीक है। तो भगवान का दया है कि आप लोग बहुत शांत है। सर सुन रहा हूँ अरे क्या सुन नहीं, ठीक है। तो आपने इतना सब क्लियर कर दिया है कि अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अरे क्योंकि हम इस सब चीज से गूंज गुजरे चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, हमें भी कोई सिखाने वाला नहीं था, बहुत मेहनत करके सीखा है, इसीलिए फ्री में बांट दे रहे। लो मजा करो, आग लगाओ, देखते हैं जिस तरीके से स्कैम हो रहा है तो थोड़ा सा दग दुख होता है। थैंक सर यू सो आपने मच। उनका कॉम्बिनेशन के बारे में क्या बताया अभी? अरे बस ऐसे ही बोला कि कोई बोलेगा सन मून का कॉम्बिनेशन, राहु मून का कॉम्बिनेशन, राहु सैटर्न का कॉम्बिनेशन, सन मून सैटर्न का कॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मार्केट तबाह हो जाएगा, फलान हो जाएगा, ढिमकान हो जाएगा। कुछ नहीं करना, ऐसा सोचना भी मत कि ऐसा कुछ होने रिसेंटली वाला है। कोई बहुत एस्ट्रोलॉजर की बात सुनने का जरूरत नहीं है, हम भी आके बोले ऐसा होने वाला है मत मानना, बात खत्म। चार्टिस्ट बन रहे हो, चार्टिस्ट बनो, एस्ट्रोलॉजी मत घुसाओ उसमें। एस्ट्रोलॉजी घुसाते ही यू विल बी इन बिग ट्रबल। ना आप बाई करने का सोच पाओगे, ना सेल करने का सोच पाओगे, दोनों कर नहीं पाओगे, परेशान हो जाओगे। हम आपको ये भी बता देंगे कि हाउ टू बी बायस्ड, बायस कैसे होना है वो भी बता देंगे। 10 15 रूल लिखाने वाले हैं। और मैं कोई कॉपी पेन नहीं है मेरे हाथ में, कुछ नहीं है, खत्म है। मैंने ये रोज किया है, मैंने ये रोज पढ़ाया है लोगों को, मैंने ये 3 साल 4 साल पहले रोज पढ़ाया है लोगों को, और मैं इसको इतने फ्लुएंटली पढ़ा सकता हूँ कि वो खत्म ही नहीं होगा। 1 साल तक बोलते ही जाऊंगा, एक्सपीरियंस बताते जाऊंगा, कॉपी पेन में रूल लिखा हुआ है वो निकाल के पढ़ाने लगूंगा तो रात हो जाएगी। तो इसीलिए 1-1.5 घंटे का क्लास होता है, टाइम पास करने आओ, नहीं आ पाए यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो जाएगा वो देख लो। तो सुमित भाई थोड़ा टेंशन मत लो इस चीज पे कि सन मून होगा तो क्या होगा, अभी सन मून एक साथ है ना। पहले मेरा क्वेश्चन बताओ, अगर एस्ट्रोलॉजी ही इसमें डालना है 1 मिनट के लिए बता देते हैं, कल सारा एफएमसीजी स्टॉक भाग गया, जस्ट इन केस कल सारा एफएमसीजी स्टॉक भाग गया, मैं आज आके बोलूँ कि मून एग्जॉल्टेड पोजीशन में जाने वाला है कल, विच इज मंडे, संडे, तो क्या मानोगे कि मून के पोजीशन की वजह से एफएमसीजी स्टॉक भाग गया? अब उसमें इवेंट्स कैसा अनफोल्ड हुआ, इवेंट्स ऐसा अनफोल्ड हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज खुल गया, तो एफएमसीजी स्टॉक के लिए तो गुड न्यूज़ है, वो भाग गया। अब मैं ये बोलूँ कि क्योंकि ऐसा ऑलरेडी होने वाला था तो ये सिनारियो बन गया तो ये हो गया, मैंने डाला था ना कि ईरान खत्म नहीं होगा, ईरान का युद्ध में ईरान का नस्ल तबाह नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा, मार्केट को नीचे से रिटर्न हो गया। बट वही बात, तो उसमें मत जाओ, एस्ट्रोलॉजर का बात मत मानो, 100 में 90 वहां डरा रहा है ऑनलाइन बैठ के, ताकि उनको अपना दुकान चलाना है, अपने बैंक बैलेंस से पैसा डलवाना है। तो यहाँ फ्री में बट रहा है, ले लो जितना ज्ञान है। समझ गए सुमित भाई?
चलो, आप म्यूट हो। तो अभी पहले 15 रूल लिख लो कि कौन से स्टॉक में बिजनेस करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका नाम क्या है नहीं है। मैं उस पे नहीं जाना चाहता अभी, उस पे भी जाएंगे, वो सेकेंड लेवल है। तो लिख लीजिए आप, मैं भी लिख लेता हूँ ताकि कहीं नुक्स ये नहीं हो मेरे पास में भी। पहला, अ, हाँ, पहला रूल लिखो, प्रॉफिट शुड इंक्रीज ऑलवेज। जिस कंपनी में पैसा लगाऊंगा, ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, जिस भी कंपनी में मैं पैसा लगाऊंगा उसका प्रॉफिट कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहना चाहिए। किस में? ईयर ऑन ईयर बेसिस। ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस कब आएगा? पहला क्वेश्चन सबको यही आता है दिमाग में कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कब ऐसा होगा कि वो प्रॉफिट इंक्रीज होता रहेगा। कब? तो हम लोगों को कब देखते हैं? ऑब्वियसली बात है कि हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस का प्रॉफिट देखेंगे अराउंड मार्च एंड। तो वो जो अनाउंसमेंट होगा किसी भी कंपनी के रिजल्ट्स का, कब? अप्रैल से लेके मई के बीच में जब भी कोई कंपनी अनाउंस करेगी, तो उसने इस साल क्या कमाया, इससे पिछले साल क्या कमाया था, उसका डेटा आपको देगी। तो अगर किसी कंपनी में प्रॉफिट्स पिछले 5 साल 10 साल में इंक्रीज नहीं हो रहा है कंटिन्यूअस बेसिस पे, कितने परसेंट पे वो भी बता देता हूँ, एटलीस्ट 12% से ऊपर उसका प्रॉफिट इंक्रीज होता रहना चाहिए। 12%, याद रखना, 12% से ऊपर उसका प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एक साल में क्या कमाया, दूसरे साल में क्या कमाया, 12% से ज़्यादा होना चाहिए। 5 7 10% है, भूल जाओ उसको। ठीक है, दिमाग में आ गया समझ में? ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज होना चाहिए, ये है फर्स्ट कंडीशन। 12%, याद रखना, 12% लिख देता हूँ। दूसरा, जिस भी कंपनी में बिजनेस करेंगे कोई भी हो, ठीक है, इट शुड बी, इट शुड बी 12 years, सॉरी 16 years, 16 years 8 month ओल्ड कंपनी। अब ये कैसे 16 years 8 month ओल्ड, किस चीज के सेंस में आ गया? तो वो एटलीस्ट स्टॉक मार्केट में लिस्टेड 16 साल 8 महीने पहले हुआ होना चाहिए। नियम है ये। क्या? स्विगी, जोमेटो, LIC, ये वो XYZ, लेंस कार्ट, ये सब अभी लिस्ट हुए हैं। ठीक है, चाहे टाटा टेक, वट एवर, टाटा टेक 400 में लिस्टिंग था, 1200 रुपये दिया, 1400 हो गया, मैंने उसको 1358 में बेचा है। 400 में लिस्टिंग का सामान, तो 1358 में बेच के कभी खरीदा ही नहीं। भाड़ में जाए पैसा, भाड़ में जाए IPO, भाड़ में जाए टाटा टेक, आई डोंट केयर। अब लोग इसको बोलेंगे कि मर्क्यूरी है, प्योर मर्क्यूरी, ऐसा बात बोल रहे हैं, लेकिन मर्क्यूरी ही पैसा कमाता है स्टॉक मार्केट में। तो अभी सुनो कि जो कंपनी 16 साल 8 महीने पहले अगर लिस्ट हुई हुई होगी, विच मीन्स उसकी लिस्टिंग 2010 के पहले की होनी चाहिए, 2009 के पहले की होनी चाहिए बेसिकली, आज के टाइम पीरियड से। आज हम लोग 2026 में रिकॉर्ड कर रहे हैं 18 अप्रैल को। सो वो कंपनी एटलीस्ट कम से कम भी 2009 के जनवरी में लिस्ट हुई होनी चाहिए, तो हम लोग उसमें ट्रेड करेंगे, और एल्स नहीं करेंगे। 2009 के पहले जितनी कंपनी लिस्ट हुई होगी उसी में ट्रेड करेंगे, उसके पहले नहीं। इट मीन्स क्या, 200 मंथ ओल्ड कंपनी होगा वो। ठीक है, 200 मंथ ओल्ड कंपनी, उसी में हम लोग बाई या सेल करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तीसरा पॉइंट, ये सारा वो है, नॉन नेगोशिएबल रूल्स है, नॉन नेगोशिएबल्स। इसमें नेगोशिएट मत करना कि अरे ये नहीं है वो नहीं है। नेगोशिएट किस तरीके से करना है वो भी बताएंगे। पहले हम एक रूल दे रहे हैं, उसी को तोड़ के दिखाएंगे, उसमें क्या करना है वो भी बताएंगे। तो तीसरा रूल चलो लिखो, प्रॉफिट, हाँ, प्रॉफिट तो हो गया ना, गुड मैनेजमेंट। कंपनी का मैनेजमेंट सॉलिड होना चाहिए। अब सॉलिड मैनेजमेंट वाला कंपनी कैसे, कौन होता है, एग्जाम्पल के तौर पे दे रहे हैं, ये बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक के लिए। रिलायंस का मैनेजमेंट अच्छा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसका मालिक मुकेश अंबानी अभी तक जिंदा है।
धीरू भाई अंबानी का भी मैनेजमेंट सॉलिड रहा होगा जब वो अपने टाइम पे रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसका मालिक जिंदा है। लेकिन टीसीएस को देखो, रतन टाटा जब से गुजरे हैं उसमें कितना इश्यूज आ रहा है। टाटा की कोई कंपनी को देखो, उसके मैनेजमेंट में कितना फ्लॉज निकल के आ रहा है। समझ में आया? गुड मैनेजमेंट कैसे? बजाज देखो, बजाज गुड मैनेजमेंट कंपनी है। समझ में आया? भारती एयरटेल, उसका मालिक अभी तक जिंदा है, जो भी, आई डोंट नो द नेम, जो भी साहब जिंदा है। सो वो गुड मैनेजमेंट वाला कंपनी होना चाहिए। एसबीआई गुड मैनेजमेंट, आईसीआईसीआई बैंक गुड मैनेजमेंट। लेकिन जब चंदा कोचर जी थी, उसमें कुछ एक्स वाई जेड उन्होंने इशू किया, तो उसमें सबका फेथ उड़ गया। अभी इट इज स्टेबल। इसमें एक और एग्जांपल है, एलआईसी वेरी गुड मैनेजमेंट। एलआईसी इस बॉक्स चेकलिस्ट में तो टिक कर देगा ना, हाँ मेरा मैनेजमेंट गुड है, मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। वो 16 साल 8 महीने पुरानी कंपनी, लिस्टेड नहीं है एलआईसी, लेकिन वो है आज से 70 साल, 50 साल, 60 साल से वो कंपनी है। तो एक्सेप्शंस हर रूल में होता है, वो एक्सेप्शंस भी अभी हम सिखाएंगे। गुड मैनेजमेंट, चौथा पॉइंट। द कंपनी शुड हैव लॉयल कस्टमर्स। लॉयल कस्टमर्स, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसका कस्टमर लॉयल हो गया था। लाइफ बॉय साबुन एक टाइम बहुत बिकता था, लक्स साबुन बहुत बिकता था। जैसे कोलगेट है, लॉयल कस्टमर्स, कोई वहां स्विच नहीं करेगा यहाँ वहां। ब्रिटानिया का बिस्किट, लॉयल कस्टमर्स। एशियन पेंट्स का ही सामान लगाना है, अल्ट्राटेक, लॉयल कस्टमर्स। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है ना, कि लॉयल कस्टमर्स है उनका। एसीसी लॉयल कस्टमर्स। बाटा का जूता लॉयल कस्टमर्स था, लेकिन फिर रिलैक्सो आ गया, पैरागॉन आ गया, वही जो भी। और वैसे हिंदवेयर, जो हमारे घर में बाथरूम एंड सैनिटरी चीजें यूज होती है, उसके लिए हिंदवेयर, जैगुआर, ऑल ऑफ दिस, पेरीवेयर। फिर आसपास अपने जितना आँख घुमा के देख सकते हो देख लो, लॉयल कस्टमर्स। और किसका, कोई ऐसे लोग भी हैं इंडिया में जो लोग कहते हैं मैं गवर्नमेंट की बैंक में पैसा डालूंगा, प्राइवेट बैंक में नहीं डालूंगा। लॉयल कस्टमर्स टुवर्ड्स गवर्नमेंट। फिर और कौन है लॉयल कस्टमर्स, जरा सोचिए। कोलकाता में मैं एक कंपनी का नाम लेता हूँ, सीईएससी, वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक मीटर प्रोवाइड करता है, लॉयल कस्टमर्स। फिर उसके बाद में बहुत से लोग लॉयल थे टुवर्ड्स वोडाफोन, एयरटेल पहले। वो लोग वोडाफोन में जब फोन पे बात करते थे ना, उसका नेटवर्क अच्छा होता था। लेकिन उससे भी ज्यादा लॉयल थे रिलायंस सीडीएमए। रिलायंस सीडीएमए लोग जानते होंगे, तो वो 2008 2004 से 3 4 से लेके 2011 तक वो एक तरफा राज करता था। इवन बिल्डिंग के नीचे एक दो तल्ला चले जाओ, लेकिन उसका नेटवर्क एक दो डंडी तो होता ही था। तो रिलायंस सीडीएमए। फिर और बहुत लॉयल कस्टमर हुए बीएसएनएल के, लेकिन फिर बीएसएनएल से हट गए। अभी लॉयल कस्टमर्स किसके हैं? नॉर्मली अगर अपना दिमाग लगा के देखोगे, तो हम लोग कंप्यूटर लैपटॉप लेने जाते हैं तो पहले डेल के बहुत लॉयल कस्टमर्स थे। बट अभी सब कोई आसूस में शिफ्ट हो गया या एप्पल में शिफ्ट हो गया। एप्पल के भी लॉयल कस्टमर्स हैं, दे डोंट चेंज। सैमसंग लॉयल कस्टमर्स। समझ पे आ रहा है? समझ पा रहे हो थीसिस? हम्म। भाई 2 नंबर पॉइंट के पीछे लॉजिक क्या है? 2 नंबर पॉइंट के पीछे लॉजिक ये है कि अगर 200 महीने पहले कोई कंपनी लिस्ट हुई होगी, वो 200 महीने चली है, 16 साल चल चुकी है, तो उसमें 200 मंथ का एवरेज प्राइस आ चुका होगा। ठीक है, 200 मंथ का एवरेज प्राइस। नाउ लेट अस सपोज, मैं आपको कभी दिखाऊंगा आगे आने वाले टाइम पे, कि कोई स्टॉक है, वो बहुत बढ़िया, उसमें बहुत सारा प्रिंसिपल्स अच्छा है, जो यहाँ पे मैं लिखाने वाला हूँ उसका प्रिंसिपल्स बहुत अच्छा है। जैसे रिलायंस, वो कभी भी मंथली चार्ट के 200 ईएमए पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसमें बायर आर ऑलवेज रेडी टू बाई। लेकिन वही वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के ग्राफ को जाके देखना, वो 200 मंथ के नीचे चल रहे हैं। वोडाफोन आइडिया छोड़ दो, यस बैंक जाके देखो, यस बैंक भी नीचे चलेगा 200। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस को जाके देखो, 200 मंथ के नीचे चल रहा है। तो जो लोग 200 मंथ एवरेज प्राइस के नीचे चल रहे हैं, वो लोग खत्म हो चुके, उनका करियर सुजलॉन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका, खत्म हो गया था वो।
तो जो इसीलिए इसको यूज करेंगे हम लोग आगे। लेकिन राकेश झुनझुनवाला की एक बात हमको याद आ गया इसी में। राकेश झुनझुनवाला साहब का बात है कि जिस स्टॉक का ग्राफ नहीं उसके साथ में धंधा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि राकेश झुनझुनवाला की थ्योरीज को भी हम लोग यहाँ यूज करेंगे। 200 साल 200 महीने पुराना अगर कोई कंपनी है तो उसने स्टॉक मार्केट में 16 साल सरवाइव किया है एंड कंटिन्यूअसली वो अपने जो इन्वेस्टमेंट्स किया, ट्रेड्स किया, बाई एंड सेल किया, जितना उसने अपने कंपनी में किसी इंसान ने किया, कंपनी ने ट्रांसपेरेंटली अपना सारा डेटा इन्वेस्टर्स के साथ में शेयर किया है। और वो 16 साल से मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो उसने क्या क्या देखा होगा? अब यहाँ से आज से 16 साल पहले आप जाओ तो उसने 2008 का रिसेशन भी देखा होगा, 2020 का भी देखा होगा, 2003 के आसपास में जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट आई तो उसमें तेजी भी देखा होगा, 2008 का क्रैश देखा, 2020 का क्रैश देखा। और थ्रू आउट दिस टाइम वो कंपनी आज तक चल रही थी। इसीलिए 16 साल 8 महीना पुराना। लॉजिक समझ में आया? ठीक है। सब अपना पॉइंट्स आप क्वेश्चंस पूछते रह सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन इट शुड बी लॉजिकल। ऐसा नहीं पूछना कि ये क्यों, वाई क्यों, ये पीछे। अच्छा है आपका क्वेश्चन, अच्छा है हर्ष भाई, वेरी गुड। फिर द कंपनी शुड हैव लॉयल कस्टमर्स बता दिया। सक्सेसफुल, थोड़ा स्पेलिंग इधर उधर हो तो मैनेज कर लेना। सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च, ठीक है। उसका हमेशा जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, आज हिंदुस्तान यूनिलीवर कोई कंपनी, मतलब कोई हिंदुस्तान यूनिलीवर या कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है, लेटर से टाटा पंच लॉन्च कर रहा है एक गाड़ी, महिंद्रा एक्सयूवी 500 600 700 जो भी लॉन्च कर रही है, हिंदुस्तान यूनिलीवर कोई शैम्पू लॉन्च कर रहा है, वॉट एवर। तो जब वो लॉन्च कर रहे हैं ना, उसके विद इन 1-2 मंथ के अंदर अंदर, जैसे रिलायंस ने जियो लॉन्च किया था, तो जब उसने जियो लॉन्च किया तो उसका ग्राफ देखो कैसे भाग गया ऊपर। विद इन 2009 से लेके 2017 के आसपास तक वो जो पूरा टाइम फ्रेम है, रिलायंस वॉज ट्रेडिंग इन साइड वेज मार्केट। लेकिन जैसे ही न्यूज़ आया कि जियो लॉन्च होने वाला है, रिलायंस 800 से 700 से, उस टाइम पे 700 नहीं था, उस टाइम 3000 9,000 था, फिर वो स्प्लिट टू स्प्लिट होके आया। बट वो एवरेज अभी देखोगे तो 700 से वो शिफ्ट होके बहुत तेज ऊपर चला गया। तो वो सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, बहुत सारी कंपनी ने कोविड में ईवी लॉन्च किया, जिसमें से टाटा मोटर्स एक है। तो उसका स्टॉक प्राइस 63 से 1000 चला गया। सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च, ठीक। फिर उसका लॉन्चेस जो था वो अच्छा था। अब जैसे अभी कोई कह रहा है एप्पल का न्यू आईफोन, वेरी गुड। एप्पल का न्यू मैकबुक सक्सेसफुल होना चाहिए। वो लॉन्च ऐसा वो लोग दिखाए, कंपनी ऐसा सामान दिखाए, ऐसा कुछ दिखा दे जो देख के लोग पागल हो जाए। एप्पल ने जब न्यू आईफोन 2009 में स्टीव जॉब्स ने रिलीज किया था, गो एंड वॉच द इंटरव्यू ऑफ दैट, यू विल बी अमेज्ड। उसने खड़े खड़े बेच दिया। क्या कि सपोज करो उसने दिखाया कि ये मेरा आईफोन है, ऐसे ऐसे उंगली दबा के दिखा दिया कि ये है। हाउ ब्यूटीफुल इज दिस प्रोडक्ट, हाउ ब्यूटीफुल, इतना सुंदर। ये एक लाइन में बिक गया उसका आईफोन, सिर्फ ये एक लाइन में उसका आईफोन बिक गया था। इसको बोलते हैं सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च। लुक एट हिज फोटो कि वो कैसे प्रोडक्ट लॉन्च करने आया था उस टाइम पे। पीपल यूज टू डू इट वेरी फॉर्मली, बट ही हैज डन द लॉन्च ऑफ एप्पल आईफोन वेरी अनफॉर्मल वे। उसने ऐसा क्यों किया? ताकि वो लोगों से कनेक्ट होना चाहता था। अब मैं यहाँ बैठ के अपने घर पे, चाहे मैं जितना बढ़िया एडिटर हूँ, मुझे वीडियो एडिट करना आता है, डाविंची रिजॉल्व में खरीद खरीद के कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं वही अच्छा अच्छा चीज़ करने का सोचूंगा तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। बी इनफॉर्मल एंड सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च पे कस्टमर से कितना कनेक्ट हो रही है वो कंपनी, उसको देखने का प्रयास करो। आपके पास में क्या पता हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर हो, उसने बहुत अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, आप बोल रहे हो इसका प्राइस ऊपर चला गया, मैं बेच देता हूँ, तो 5 साल बाद में वो कहाँ होगा आपको नहीं पता। वैसे ही देखो टाइटन, राकेश झुनझुनवाला ने ये समझ लिया कि भाई टाइटन आज के ज़माने के बाद 10 साल के बाद में लोग ज्वेलर के पास जाके नहीं खरीदेंगे, टाइटन के शोरूम में खरीदेंगे। तब उसने 2003 में टाइटन में इन्वेस्ट किया। वो सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च, वो टाइटन हमेशा जब भी अपना वो लेके आता था ना, नया स्टोर नया स्टोर नया स्टोर, तो इट वाज वेरी, नया स्टोर ही उसका सक्सेसफुल प्रोडक्ट था लॉन्च।
तो उसको भी प्रोडक्ट लॉन्च ही बोलेंगे, क्योंकि स्टोर खोलना किसी भी कंपनी के लिए यहाँ वहाँ ब्रांचेस में, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अगर वो प्राइम लोकेशन पे हो जाए तो और अच्छा। तो ये सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च आपको समझ में आया कि कैसे होना चाहिए, तो यू शुड स्टे अपडेटेड अबाउट दैट ऑल्सो। ठीक है। अब और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। उस कंपनी का जो प्रोडक्ट होना चाहिए आज से 20 साल तक उसको कोई नहीं छू पाए। जैसे मोबाइल फोन सब चलाएंगे, खत्म नहीं होने वाला। बिस्किट सब कोई खाएंगे, खत्म नहीं होने वाला। बैंक बंद नहीं हो सकता, चलते रहेगा। आईटी कंपनीज जो सर्विस प्रोवाइड करी हैं करती रहेंगी, बंद नहीं हो सकता। फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट। अभी आईटी कंपनीज का पिटाई क्यों हुआ? क्योंकि एआई आ गया। तो जो मैन पावर है, मैन पावर जो लोग जाके काम करते थे, अब आईपीओ का मतलब जितने भी आईटी कंपनी, तो उनका बेसिक काम क्या है? बीपीओ है ना, बीपीओ। तो उन लोगों ने बीपीओ अगर कुछ भी लिया, जैसे मान लो मैं एप्पल कंपनी हूँ, मैंने टीसीएस से बात किया। टीसीएस ने बोला ठीक है, आपका कोई भी सर्विस कराना होगा तो आप मेरे को बता देना, मैं लोगों को फ़ोन करके हेल्प कर दूंगा। टीसीएस ने उसका कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया। अब मेरे एप्पल के लैपटॉप में कोई भी इश्यूज आता है, सो मैंने कस्टमर केयर में फ़ोन किया, वहाँ से टीसीएस वाले ने उठाया और टीसीएस वाले ने बताया अच्छा सर आपका यहाँ पे ये इश्यूज है, आप इस बटन को ऐसे दबाओ, आप ये वाला सेटिंग ठीक कर दो, आपका ठीक हो जाएगा। 2013 से 2017-18 तक ये काम होता था। तो इसमें आईटी कंपनी बहुत पैसा छापती थी। टीसीएस का ग्राफ देखना कैसे स्पाइकिंग हुआ, बहुत तेज ऊपर, इसीलिए हुआ। अब क्या हुआ? अब आईटी कंपनीज जो लोग बहुत सारा क्या बोलते हैं प्रोग्राम वोग्राम बना के बेच रहे थे, एआई या 10 जन का काम एक कंपनी करने लगा, आर्टिशन रेट बढ़ गया। तो उनका प्रोडक्ट जो है फ्यूचरिस्टिक नहीं है इंडिया में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया में कोई भी आईटी कंपनी जो है वो लोग प्रोडक्ट बना के नहीं बेचते, दे सेल सर्विसेज। उनका खुद का प्रोडक्ट नहीं। जैसे एक्सेंचर का बहुत सारा प्रोडक्ट है, ब्लूमबर्ग का बहुत सारा प्रोडक्ट है, लेकिन आईटी कंपनीज इंडिया की कोई प्रोडक्ट नहीं बेचती। उसमें एकमात्र एचसीएल टेक्नोलॉजी मेरे को ऐसा लगता है, या एलएनटी वाला कोई एलटीआईएम, ऐसा लगता है कि हाँ कोई दम होगा। बाकी तो ये इंफोसिस के मालिक साहब आके जितना बक दे, कुछ होने वाला नहीं है। लोग फिर भी छोड़ के जा रहे हैं आपकी कंपनी को। यू शुड सी दैट। फिर फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट लॉन्च। अब इसका एक और पॉइंट समझो। जब एप्पल ने जब भी एप्पल कंपनी ने आईपॉड बेचा, फ्यूचरिस्टिक था। उसने पहला आईफोन बनाया, फ्यूचरिस्टिक था। मैकबुक भी उसने बनाया, फ्यूचरिस्टिक था। मैकबुक एयर बनाया, फ्यूचरिस्टिक था। इसी को देख के वॉरेन बफेट ने पैसा लगाया है। कोका कोला 1970s 40s 50s में फ्यूचरिस्टिक था कि लोग आके पियेंगे यार, एनर्जी ड्रिंक समझ के पी लेंगे। लेकिन पुराने जमाने में क्या होता था, लोग भाग के आते थे, आपको शुगर स्पाइक चाहिए, कोका कोला पी लिया, वो ठीक है, ऐसे आपके हेल्थ के लिए खराब है। फिर और क्या फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है? चलो कोई एग्जांपल दो। है वह भी आएगा न्यू प्रोडक्ट वाले में, जैसे हाँ स्टारबक्स से, हाँ स्टार्ट, हाँ राइट, सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च। टाटा टाटा कंज्यूमर ने स्टारबक्स के साथ में पार्टनरशिप किया। तो दैट टाइम इट वाज कंसिडर्ड एज टाटा ग्लोबल। स्टॉक का नाम था टाटा ग्लोबल। और उसका स्टॉक प्राइस देखो, स्टारबक्स जैसे ही लॉन्च हुआ, टाटा ऊपर भागने लगा। वो सारे राइट, आप सही बोल रहे हो। अब जैसे टाइटन अगर कोई लॉन्च करता है, उसने टाइटन ने बहुत पहले टाइटन रागा लॉन्च किया। फिर उसके बाद में टाइटन का एक सेरामिक वाला टाइटन एज, वो लॉन्च किया। इट ऑल ऑफ दैट वाज सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च, क्योंकि वो अच्छा था। जैसे मारुति ने बहुत सारी गाड़ियां लॉन्च की, सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च, उसका प्राइस ऐसे ऊपर गया। आइशर मोटर आइशर मोटर रॉयल इनफील्ड बुलेट जो है, कितना फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट बेचा। 2008 में उस स्टॉक का प्राइस 400 था। 2018-16 में उसका प्राइस 40,000 था। 400 का 40,000। नाउ और सक्सेसफुल प्रोडक्ट का एग्जांपल सुनोगे, बजाज फाइनेंस। उसका प्रोडक्ट फ्यूचरिस्टिक था, कब? क्योंकि वो लोगों को फिनेंस करके सामान दे रहा था कि आपको अपना ये है, आईफोन लेना है, मेरे पास आओ, इतना किस्त दो और ले जाओ। फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट बजाज फाइनेंस का, उसका स्टॉक प्राइस देखना 9 10 20 रुपए से आज कहाँ चला गया है।
बजाज फाइनेंस फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट लॉन्च। तो ऐसा कुछ जो एकदम फ्यूचरिस्टिक है, कोई कंपनी बना रही है, उसमें पैसा लगाना है। जैसे आज के ज़माने में कौन है बताओ? लेंसकार्ट, फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट। अगर चश्मा मेरा, जैसे अगर ये मेरा चश्मा है, मेटा ने लेके आया चश्मा में मैं कैमरा लगा के यूज़ कर सकता हूँ। मैं क्लिक करूँगा मेरा ब्लैक हो जाएगा, मैं क्लिक करूँगा ग्रीन हो जाएगा, क्लिक करूँगा रेड हो जाएगा। अगर ये सब आ गया तो कहाँ जाएगा लेंसकार्ट? मैं ये नहीं बोल रहा लेंसकार्ट में इन्वेस्ट करो, उसका पी बहुत हाई है, बहुत महंगा शेयर है वो। समझ में आया क्या बोला? फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट। और क्या फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट दिखता है? मैं एक अपनी थीसिस बताऊं, मेरे सर ने सेंट जेवियर्स कॉलेज में बताया था। द टाइम व्हेन एमआई मोबाइल वाज लॉन्च्ड, एमआई का मोबाइल लॉन्च हुआ था ना, इट वाज सोल्ड बाय सेइंग दिस इज द न्यू एप्पल, वेयर इज माय मी, वेयर इज माय न्यू मी, ऐसा हेडलाइंस था। तो सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च किसने किया? उसने 5,000 10,000 में आपको स्मार्टफोन दिया, एम आई रेडमी नोट वन, रेडमी वन, ऐसा 6,000 रुपए में स्मार्टफोन, और वो क्या धांसू चलता था। उसके आसपास कोई नहीं था उस टाइम उस रेंज में। फिर एम आई नोट टू थ्री फोर, इट वॉज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द एप्पल्स। एप्पल जितना स्ट्रॉन्ग चिपसेट दे रहा था, ऑलमोस्ट उससे 40% स्लो होगा, लेकिन द प्राइस रेंज, प्राइस का डिफरेंस वाज ऑलमोस्ट वन फोर्थ। तो वो फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट था उस बेस लाइन पे, उस प्रोडक्ट कैटेगरी में, उस प्राइस कैटेगरी में। तो वो फ्यूचरिस्टिक था। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, द कंपनी शुड बी डेट फ्री, शुड बी डेट फ्री। क्या समझे? कोई कंपनी है जिसमें पैसा लगा रहे हो, उस पर कोई तरीके का कर्जा नहीं होना चाहिए। अगर हो भी तो उसके पूरे वैल्यूएशन का 1% से ज़्यादा नहीं, 1-2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे यस बैंक कर्जे में मर गया, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस कर्जे में मर गया, समझ पा रहे हो? वोडाफोन आइडिया कर्ज में मर गया। अगर उस पे कर्जा है, द बिग रेड फ्लैग, तो इसको स्टार मार्क कर लो कि ये पॉइंट कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट नहीं कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, और ये पॉइंट भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट कहानी, अगर वो कंपनी डेट फ्री है तो हमको उसमें पैसा लगाना है। कौन डेट फ्री है? प्रीवियसली 2016-14 से लेके 2014 से लेके 2017 तक हमारे गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 9-10 लाख करोड़ रुपया बहुत सारी कंपनीज का माफ किया, जिसमें आज का टॉप लीडर्स जैसे सपोज करो एल&टी है, रिलायंस है, वेदांता ग्रुप है, बहुत सारी कंपनीज का पैसा माफ किया है हमारी गवर्नमेंट ने। तो माफ क्यों किया? उन्होंने माफ इसलिए किया कि भाई आप नहीं कर पा रहे हो काम, तो चलो एक काम करो, ये छोटा छोटा जो आपका कर्जा है वो हम माफ किए देते हैं, आप आगे बढ़ो कुछ करो। क्योंकि उनके पास में क्या था, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था उनके पास में, दे हैड जॉब्स। अगर आज वोडाफोन आइडिया का कर्जा गवर्नमेंट माफ करने का सोच रही है, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वोडाफोन आइडिया में 14-15 हजार लोग काम करते हैं। गवर्नमेंट को उसमें क्या इंटरेस्ट है नहीं है आई डोंट नो, बट द मोटिव जो भी है वो है कि वहां पे लोग काम करेंगे, कोई कंपनी अच्छी आएगी तो वो जॉब क्रिएशंस करेगी, उसका डेट कम हो जाएगा, उसको पैसा देना नहीं पड़ेगा, तो वो नए वेंचर्स में अपने आप को जाके कोई अच्छा काम करेगी। समझ में आया? तो हर कंपनी, हर देश, हर कंट्री का गवर्नमेंट इसी तरीके से अम, अपना काम करता है। अब नाउ आप एक क्वेश्चन पूछा, इंडिया में बहुत सारी कंपनीज के ऊपर में डेट है। मैंने बोला तो बहुत सारी कंपनीज में डेट है तो उसको भूल जाओ, जिस पे नहीं है उस पे पैसा लगाओ, जिस पे है उसको भूल जाओ, उसमें अपने पोर्टफोलियो में उसको घुसाने का जरूरत नहीं है। समझ गए? मैं आपको क्लियरली यहाँ पे बाई सेल का एडवाइस नहीं दे सकता, मुझे बाई सेल का एडवाइस नहीं देना है, लेकिन मेरे लॉजिक को समझो। इसमें एक कंपनी है, इन्होंने अच्छा नाम बोला है एसबीआई। तो एसबीआई, इसके लिए रूल है, टू बिग टू फॉल, टू बिग टू बिकम जीरो। एसबीआई वो अच्छा कंपनी है, उस पर कोई कर्जा नहीं है, वो लोगों को पैसा देता है लोन के रूप में, लेकिन क्या एलआईसी ने कभी कर्जा लिया है? नो। तो एलआईसी पे कर्जा नहीं होना चाहिए, एसबीआई पे कर्जा नहीं होना चाहिए, इस तरीके से तो उन पे कर्जा नहीं है।
वो लोग लोन ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं, कस्टमर्स को दे रहे हैं, अपने पास बैंक में पैसा आ रहा है, सब कुछ है। डेट नहीं होना चाहिए। पहले प्रीवियसली टाटा पे भी डेट था, टाटा का भी बहुत कर्जा माफ हुआ है, रिलायंस का भी बहुत कर्जा माफ हुआ है, सबका कर्जा माफ हुआ है। फिर वैसे ही टाटा मोटर्स, उसके ऊपर भी बहुत कर्जा था। ठीक है, वो तो 4-4, 3-3, 5-5 हजार, 2-2 हजार करोड़ लॉस दिखाता था। सो वो कैसे चल रहा है, हाउ टाटा इज सर्वाइविंग, आई डोंट नो। बट टाटा मोटर्स, यू हैव माई रिस्पेक्ट, टाटा मोटर्स की वो अभी भी चल रहा है। ऑलमोस्ट वो भी डेट फ्री हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा उस कंपनी के लिए। अब डेट फ्री में कौन कौन आता है ये हम लोग स्क्रीनर पे जाके सर्च कर लेंगे, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है। देन देर इज अनदर पॉइंट, 8 नंबर पॉइंट, कि कोई भी कंपनी, उसके ऊपर में गवर्नमेंट पॉलिसी शुड नॉट बी अगेंस्ट। ठीक है, इफ नॉट इन फेवर। ठीक है, जैसे आईटीसी, गवर्नमेंट ने सुबह उठ के बोला मेरे को चाहिए तुमसे टैक्स इतना ज्यादा, आईटीसी टॉप से नीचे, 2018 में हुआ है ये। सेम थिंग हैपेंड इन 2025-26। गवर्नमेंट ने बोला मेरे को चाहिए तुमसे ज्यादा टैक्स, तो गवर्नमेंट का पॉलिसी टुवर्ड्स स्मोकिंग टोबैको चेंज हो गया, जिसकी वजह से नुकसान हो गया। नाउ 2022 या 23 में गवर्नमेंट ने बोला मैं बहुत ज्यादा पैसा डिफेंस में डालूंगा, सारा डिफेंस स्टॉक भाग गए। तो गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज हुआ, गवर्नमेंट ने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया करूंगा 2021-22 में, एलएनटी भाग गया। समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट का पॉलिसी अगेंस्ट ना हो, अगर एलआईसी, सॉरी आईटीसी के अगेंस्ट में पॉलिसी नहीं रहता, गवर्नमेंट ये बोल देता बिल पास हुआ जब बजट में कि हम लोग कोई टैक्स को चेंज नहीं कर रहे ऑन टोबैको, आईटीसी हैड अ वेरी गुड न्यूज, वो भागता। लेकिन गवर्नमेंट ने 2018 में आके बोल दिया कि मैं टैक्स में चेंज कर रहा हूँ टोबैको का, आईटीसी धराशायी हो गया। 2018 से 2021 तक वो स्टॉक चला ही नहीं। गवर्नमेंट पॉलिसी वोडाफोन आइडिया के अगेंस्ट हुआ, वोडाफोन आइडिया का हाल क्या हुआ आप देख रहे हो। हाँ देखो, बहुत अच्छा एग्जांपल, विशाल सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा लग रहा है यहाँ पे। एसटीटी इंक्रीज्ड इन बजट, फॉल ऑफ ब्रोकर्स स्टॉक, ब्रोकर के स्टॉक में गिरावट आ गया, एंजल ग्रो वॉटेवर, फिर आईसीआईसीआई प्रूली, जो जो भी बहुत सारे लोग हैं उनके स्टॉक्स गिरे। अब गवर्नमेंट ने और क्या फेवर किया, देखो गवर्नमेंट ने फेवर किया इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट, एचडीएफसी एएमसी 1700 का 5000 4000। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का फेवर है उसको, गवर्नमेंट का पॉलिसी उसके लिए बढ़िया है, गवर्नमेंट बोल रहा है कि हाँ चलो ठीक है करते हैं। फिर गवर्नमेंट ने और क्या लाया, डिक्सन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत अच्छा न्यूज़ लाया कि अब हम लोग है ना, जो भी कंपनी मोबाइल फोन चिपसेट ये वो बनाता है उसको इतना परसेंट रिबेट देंगे या टैक्स नहीं लेंगे। डिक्सन टेक्नोलॉजीज 1000-2000 का कहाँ हो गया, टाटा एलेक्सी कहाँ हो गया, इसी न्यूज़ की वजह से। सो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो रहा होगा कि गवर्नमेंट का पॉलिसी अगेंस्ट में नहीं हो, फेवर में हो चलेगा, बहुत अच्छा है, लेकिन अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, या फिर न्यूट्रल हो जाए गवर्नमेंट। पहले उसने मान लो आईटीसी को 2018 में मार पीट दिया कि हम इतना परसेंट टैक्स लेंगे, तो 4 साल लगा स्टॉक को वापस 2018 के भाव में आने के लिए, और फिर उससे वो और ऊपर गया क्योंकि आईटीसी ने एफएमसीजी बिजनेस में अपने पूरे मूड को शिफ्ट कर लिया था। 500 का हो गया 150 रुपए से, फिर वापस गवर्नमेंट आके उसको मार दिया कि टैक्स देना होगा आपको टोबैको पे, आईटीसी 500 का वापस 300। सो ये अगेंस्ट नहीं हो, या तो न्यूट्रल हो जाए, एक बार मार पीट दिया फिर नीचे आ गया स्टॉक, उस टाइम पे आपको अगर लगता हो कि मेरे को ये बाई करना है तो आपने बाई कर लिया, और फिर उसके बाद ऊपर गया आपने बेच दिया, बट हमेशा अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। हम्म, म्यूचुअल फंड सही है वाला, राइट सही है, म्यूचुअल फंड इसीलिए तो भाग रहा है कंपनीज। ठीक है, 9 नंबर पॉइंट और क्या था, प्रॉफिट शुड बी इंक्रीजिंग ऑन क्वार्टरली बेसिस एज वेल। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए प्राइस को मूव करता है ऊपर या नीचे, शॉर्ट टर्म के लिए फॉर 1-2-3 वीक्स मैक्स टू मैक्स, तो ये शॉर्ट टर्म। ठीक है,
और इसी में एक दूसरा पॉइंट भी और ऐड कर लो, ग्रोथ गाइडेंस। ठीक है, ग्रोथ गाइडेंस आईटी स्टॉक के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। ग्रोथ गाइडेंस, आईटी स्टॉक अगर ग्रोथ गाइडेंस खराब दे रहा है कि मैं अगले साल में इतना ग्रोथ प्रोजेक्शन से ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, मेरा इतना बढ़ेगा या कम होगा, आईटी स्टॉक में फॉल आता है। आईटी स्टॉक का अगर एनुअल मीटिंग अटेंड करता है यहाँ पे कोई, तो वो ये बात को बहुत अच्छे से समझ सकता है। ग्रोथ गाइडेंस इन्फोसिस ने खराब दिया, 2022 में गिर गया। उसके चक्कर में खाली इन्फोसिस नहीं गिरा, क्योंकि इन्फोसिस मार्केट लीडर है, तो उसके चक्कर में HCL टेक्नोलॉजी भी गिरा, विप्रो भी गिरा, टीसीएस भी गिरा, सब गिरा। क्योंकि जब इन्फोसिस को ही पैसा नहीं मिल रहा, तो बाकी पीयर को कौन पैसा देगा? समझ आया? फिर तीसरा देखो, द कंपनी शुड हैव बिजनेस इन मोर देन 5 कंट्रीज। द कंपनी शुड हैव बिजनेस इन मोर देन 5 कंट्रीज। पता है, आज आप लोग 10 एग्जाम्पल दे सकते हो यहाँ पे कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसका 5 कंट्री से ज्यादा में बिजनेस होता हो? चलो एग्जाम्पल तो पहले आप लोग जो एग्जाम्पल दोगे बिना गूगल सर्च करे देना, नहीं हो तो मत देना, कोई बात नहीं। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, नहीं पता मैसेज कर दो, बी ऑनेस्ट बट। ओयो, ठीक है, 5 कंपनी का 5 कंट्रीज से ज्यादा में होना चाहिए बिजनेस। अदानी, वेरी गुड। प्रभजी, आई डोंट नो प्रभजी में है कि नहीं है, नहीं पता ना, मैं बताता हूँ। रेडिगो खैतान, hyundai गुड, ठीक है, मैं बता। रेडिको खैतान, भारती एयरटेल, 190 कंट्री में वो सर्विस देता है, इसीलिए उसका स्टॉक 300 से 2000 हो चुका है। वी डोंट नो, वी डोंट हैव द नॉलेज, वी हैव टू स्टडी कि किसका बिजनेस ज्यादा है, क्यों वो भाग रहा है। भारतीय एयरटेल ने अपना 5 साल आगे का ड्यूज पहले ही 2022 में दे दिया। एशियन पेंट्स, रेडिको, भारती एयरटेल, रिलायंस, मैं हमेशा टॉप कंपनीज पे फोकस रखूंगा, टॉप कंपनीज देखते जाओ। मैं इन्वेस्टमेंट करने नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे। HDFC बैंक, SBI, मल्टीपल कंट्रीज में बिजनेस है इन लोगों का। फिर उसके बाद में ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, देन TCS, देन इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज, इन सब का मोर देन 5 कंट्रीज में। तो आप इसमें अभी मैं 5 कंट्रीज पिछले 4-5 साल से बोल रहा हूँ, आप इसको और एडवांस कर सकते हो, 10 कंट्री, 15 कंट्री, 20 कंट्री, अपने हिसाब से, बट यू शुड बी मोर फोकस्ड टुवर्ड्स लार्ज नंबर। डीवी स्लैब, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, वट एवर, लूपिन, ठीक है। सो इसमें 5 कंट्रीज मैंने क्यों बोला, क्योंकि जो सिर्फ इंडिया में काम करती है, इंडिया में काम करती है, वो कुछ बाहर से पैसा नहीं लेके आएगी, तो उसका जो एक्सचेंज रेट में बेनिफिट होता है ना, वो एक्सचेंज रेट का बेनिफिट्स उस कंपनी को नहीं मिलेगा। सो ऑलवेज जब भी उसका दूसरे कंट्रीज में बिजनेस होगा, तो डॉलर के एक्सचेंज रेट में भी ना उनको फायदा होगा, दैट इज अ बूस्ट टू द इनकम of the company. हाँ, the company should have good employees. मैनेजमेंट अलग है, एम्प्लॉय अलग है, ठीक है। TCS, इन्फोसिस, इन सब के एम्प्लॉय भाग जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट मतलब जो ये कंपनी है अपने एम्प्लॉयज को ठीक से ट्रीट नहीं करती है, ठीक है। तो वो एम्प्लॉयज को भी ठीक से रखना, ये एम्प्लॉयज ज़्यादा मोटिवेशन से काम कर पाए। तो इसका प्राइम एग्जांपल इंडिया में आपको दिखने मिलेगा नहीं जल्दी से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन अगर ये जापान होता तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता, कि वहाँ पे लोग अगर गुड एम्प्लॉयज वाले नहीं हैं तो उसमें कोई पैसा नहीं डालता, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक। अब फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट में एक और चीज़, फार्मा कंपनीज अगर कल सुबह उठ के बोल दे इंडिया में कि मैं हेयर फॉल ठीक कर सकता हूँ, उसका स्टॉक प्राइस कहाँ जाएगा? कल सुबह उठ के बोल दे कैंसर का दवाई मेरे को मिल गया, कहाँ जाएगा? फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट। HIV पॉजिटिव नेगेटिव का मिल गया, तो कहाँ जाएगा उसका स्टॉक प्राइस? सो ये सब पॉइंट्स हैं, और भी है, और क्या था? प्रोडक्ट लॉन्च, ये वो, बिजनेस, मार्केटिंग, हाँ मार्केटिंग,
marketing of the company when visible means growth projection high. ठीक है, आप लोग देखो, जब भी आप एड देखते हो किसी भी क्रिकेट मैच में, चाहे वो हीरो का देखो या मारुति का देखो या आप अल्ट्राटेक का देखते हो एड, तो एड जो वहां पे अवेलेबल है, एसीसी वट एवर, इसका मतलब क्या है, कंपनी के पास में इनफ ऑफ प्रॉफिट होगा टू डू द मार्केटिंग, क्योंकि उतने हाई लेवल पे वो मार्केटिंग नहीं कर सकता, राइट। अपस्टॉक्स का एड, अपस्टॉक्स टाटा, अपस्टॉक्स का आईपीएल, उसके पास में उतना पैसा था तब वो मार्केटिंग कर रहा था। बट अनलकीली ये बात है कि अपस्टॉक्स उतना क्राइम बेस नहीं बढ़ा पाया, बट फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम टाटा का शेयर्स वेर राइजिंग वेरी मच। तो ये, अगर उसका मार्केटिंग अच्छा हो रहा है, लोग उस पर जा रहे हैं, जैसे लेंस कार्ट प्रीवियसली कहीं भी यूट्यूब खोल रहे हैं, ये खोल रहे हैं, इंस्टाग्राम खोल रहे हैं, लेंस कार्ट लेंस कार्ट लेंस कार्ट चिल्लाया जा रहा है, हर जगह ऐड दिखा रहा है, अपना चश्मा खुद चूज करो। एंड देवर सो स्मार्ट कि वो लोग सिर्फ म्यूजिक को यूज किए और सिर्फ फेस का यूज किए, नो नो फेस ऑफ द कंपनी, सिर्फ कटरीना कैफ के साथ एड शूट हुआ है लेंस कार्ट का, बट फिर भी कभी भी उन्होंने कोई भी फेस ऑफ लेंसकार्ट को यूज नहीं किया। कोई भी बड़े बॉलीवुड हॉलीवुड एक्टर वगैरह को फेस ऑफ द कंपनी नहीं बनाया, दे चूज नॉर्मल फेस। तो मार्केटिंग ऑफ द कंपनी शुड बी विजिबल टू, जितना ज्यादा जो दिखता है वो बिकता है, सीधा बात। तो जो ज्यादा दिख रहा है ऑलमोस्ट उसका सेलिंग इंक्रीज होने वाला है, इससे हम लोग पता कर सकते हैं इसको, ठीक है। बट अगर वो कंपनी 16 साल पुराना है तो ही, अभी नया नया कंपनी आगे मार्केटिंग करेगा, उसमें नायका में पैसा लगा दोगे। मैं बताता हूँ, नायका का जब स्टॉक लिस्ट हुआ था, ठीक है, तो उसका प्रॉफिट था 36 करोड़ रुपए पर क्वार्टर। मार्केटिंग में उसकी कौन कौन आ गया, कटरीना कैफ आ गई, परिणीति चोपड़ा आ गई, प्रियंका चोपड़ा आ गई, फलाना ढिमकाना, जितनी भी बड़ी बड़ी मॉडल्स है वो लोग आ गई। क्या प्राइस है आज नायका का? वो न्यू कंपनी थी, उसका मार्केटिंग का डिफरेंस स्ट्रैटेजी है, और जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड कंपनी है 16 साल पहले की, उसके मार्केटिंग का अलग स्ट्रैटेजी। उसका जो वो मिलेगा हम लोगों को गेन और फायदा मिलेगा, वो थोड़ा अलग होगा। समझ पाए क्या बोला? ये आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। अब जिस दिन नाइका लिस्ट हुई थी उस दिन मैं आईटीसी खरीद रहा था। पूछो क्यों? नाइका 3 महीने में 45-46 करोड़ रुपया कमाती थी, और आईटीसी एक दिन में 36 करोड़ रुपया कमाता था। एक दिन का प्रॉफिट है उसका, एब्सोल्यूट प्रॉफिट सारा टैक्स काट के 36 करोड़, और नाइका का नेट प्रॉफिट वॉज 46 करोड़। सो मैं नाइका क्यों खरीदूं? मैं आईटीसी खरीदूं ना। मैंने नाइका में 1500 के भाव में पैसा लगाया होता, वो तो 400 हो गया था, 500 हो गया। लेकिन आईटीसी पे मैंने 170 में लगाया, अभी भी वो 300 है, 500 तक गया था। समझ में आया कि कैसे मार्केटिंग के ऊपर में भी आईटीसी भी मार्केटिंग कर रहा था। क्या एफएमसीजी प्रोडक्ट बैक इन 2022 आईटीसी ने अपने मीटिंग में आके बोला, एनुअल मीटिंग में, कि वी आर शिफ्टिंग आवर बिजनेस फ्रॉम टोबैको टू एफएमसीजी। वन न्यूज, आईटीसी का स्टॉक चला गया। दे सेड कि हमें नहीं पता व्हाट वी आर डूइंग रॉन्ग, व्हाई आवर स्टॉक प्राइसेस इज नॉट गोइंग हाई। हम लोग सब कुछ अच्छा कर रहे हैं फिर भी हमारा स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जा रहा, वी डोंट नो, पीपल आर अगेंस्ट अस, ऐसा आगे बोल दिया। फिर जब उसकी ये बात सबको समझ में आई कि वो एफएमसीजी में शिफ्ट हो रहा है, आईटीसी का स्टॉक प्राइस देखो कहाँ गया। तो ये भी एक मार्केटिंग स्टंट ही था जो आईटीसी ने किया, बट डिफरेंस आपको समझना होगा, ठीक है। मार्केटिंग बढ़िया होना चाहिए। और क्या बता दें? 12, ठीक है। अब ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वो इमोशंस फ्रॉम द पर्सन, कितना अटैच हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं, ये सब तो होता रहेगा, ये सब इज टेम्पररी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी देखो बाटा का शेयर इतना गिरा हुआ है, क्यों गिरा है? उसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसी अगेंस्ट में नहीं है, गवर्नमेंट पॉलिसी उसके अगेंस्ट नहीं है, गवर्नमेंट तो आप जान ही रहे हो, लेकिन इसके विरुद्ध में शंकराचार्य जी है, बाटा गिर गया। कोई ऐसा कुछ बड़ा नहीं है उसके फाइनेंशियल्स में भी, बट वो महंगा शेयर था। गिरा वो इसीलिए क्योंकि वो महंगा शेयर भी था। तब हम उस महंगा शेयर का एक पॉइंट, द पी ऑफ द कंपनी
प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ द कंपनी, मेजर चीज याद रखो, ऑफ द कंपनी शुड नॉट एक्सीड 20 व्हेन इन्वेस्टिंग। 20 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये हो गया एक क्राइटेरिया। इसी का सब पार्ट कि इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी which has price to earning ratio of more than 12%, more than 12% नहीं 12, प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर 12 से ज्यादा है तो यू कांट इवन बीट द you can't even beat the fixed deposit returns। याद है? समझ में क्या बोला? अगर 20 का पी से ऊपर की कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जिसका पी मान लो 50 है, 100 है, अदानी जब 2023 से गिरना स्टार्ट किया उसका पी 110 पहुंच गया था, तो 4000 से उसका प्राइस गिर के आ गया कहाँ? 1000 रुपए, 900 रुपए। 900 रुपए पे वो लोग फिर खरीद के उसको 2000 में बेच दिए, तो उसका पी 110 का था, इसीलिए वो गिरा। पी जब हाई होगा तो देर विल ऑलवेज बी गले पे तलवार लटका हुआ कि इस कंपनी को बेचो बेचो, गिराओ गिराओ। उसमें हर तरीके का नेगेटिव न्यूज आएगा, जिसका पी हाई होगा हर तरीका का नेगेटिव न्यूज लाया जाएगा कि आपको बर्बाद किया जाए, आप उसमें मतलब उसके शेयर प्राइस को गिराया जाए, आपको निकाला जाए, पी को नीचे लेके आया जाए, इसके लिए। ठीक है, नेगेटिव न्यूज आएगा। अब मेरे एक और बात को समझो कि जब भी कोई कंपनी का पी 12 होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, जब 20 होता है इसका मतलब क्या हुआ, जब 100 होता है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि सपोज करो आप 100 रुपया देके, किसी कंपनी को स्टॉक प्राइस को खरीद रहे हो, तो उसमें दो चीज होता है। क्या? कि मान लीजिए कंपनी का 1 करोड़ शेयर मार्केट में लिस्ट है, ठीक है, उसका प्राइस 100 रुपया चल रहा है, एक शेयर का प्राइस 100 रुपया चल रहा है, तो इस एक शेयर के बदले में कंपनी कितना रुपया कमाता होगा? तो आपको पता चलेगा। कंपनी का अर्निंग पर शेयर इज सपोज करो 10, ठीक है, मतलब आपने कंपनी को 100 रुपया देके, कंपनी को नहीं, कंपनी को तो कभी पैसा जाता नहीं है वंस दे ऑफर शेयर प्राइस। मैंने मान लो मनीत से 100 रुपए का एक शेयर खरीदा, पैसा जाएगा डायरेक्ट मनीत के अकाउंट में, लेकिन मनीत ने क्या पता एकदम ड्यूरिंग द लिस्टिंग ऑफ दैट कंपनी 10 रुपए के भाव में खरीदा हो, राइट? अभी 100 रुपए हो गया, सो उसको भूल जाओ, कंपनी को तो वो 10 रुपया ही मिला। दैट 10 रुपया जो उसने लगाया था कंपनी को लेने के लिए, मनीत ने, कंपनी को सिर्फ वो 10 रुपया मिला। लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, जैसे जैसे कंपनी ने प्रॉफिट किया, तो लोगों के बीच में डिमांड बढ़ी। कैसे? पहले 10 रुपया का कंपनी था, वो 10 रुपया का कंपनी मान लो पूरे साल भर ट्रेड किया और उसने अपने पूरे ट्रेडिंग एक्टिविटी से कंपनी ने बहुत सारा प्रोडक्ट बनाया, बेचा, पूरे साल में 15 रुपया कमाया, ठीक है। तो जब वो 10 रुपए की कंपनी थी, पूरे साल में उसने 15 रुपया कमाया, इसका मतलब क्या हुआ? उसने 10 रुपए से 15 रुपए कमा लिया। विच मीन्स अगर कंपनी 10 रुपए लगा रही थी तो 1.5 गुना कमा रही थी, राइट? तो कंपनी का स्टॉक प्राइस फिर 10 रुपया नहीं रहेगा अगले साल, उस कंपनी का स्टॉक प्राइस पहुंच जाएगा मालूम है कहाँ? 10 × 15, 150। लोग 150 रुपया सोचने लगेंगे, उसका स्टॉक प्राइस ऐसा भागेगा। ये हो गया एक एक हमारा नॉर्मल लॉजिकल थिंकिंग। लेकिन हर कंपनी ऐसा कर नहीं पाती है। कोई कंपनी का स्टॉक प्राइस 100 रुपया रहता है, तो वो इसीलिए 100 रुपया है क्योंकि हर एक शेयर के ऊपर कंपनी कुछ XYZ पैसा कमाती है, जिसको हम लोग EPS बोलते हैं, अर्निंग पर शेयर। कि आपने किसी कंपनी के स्टॉक को 100 रुपया में खरीदा, मैंने मनीत से 100 रुपये में उस कंपनी के स्टॉक को खरीदा। अब वो कंपनी 100 रुपए के बदले, मेरे लगाए हुए 100 रुपए के बदले में पूरे साल में 10% प्रॉफिट कमाएगी, मतलब 10 रुपया कमाएगी। वो हर साल 10 रुपया कमाती है, तो उसका अर्निंग पर शेयर हो गया 10, ठीक है।
एक शेयर के बदले 10 कमाती है, अर्निंग पर शेयर हो गया 10। तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है, मैं इसको बाद में भी एक्सप्लेन करूंगा, अभी थोड़ा नॉर्मल आदमी के हिसाब से एक्सप्लेन करता हूँ। 100 रुपए की कंपनी है, वो हर साल 10 रुपया कमाती है। सो वो कितने साल में 100 रुपया कमा लेगी, इज माई क्वेश्चन। 10 साल में वो 100 रुपये कमा लेगी। एक साल 10, दूसरे साल 10, तीसरे साल 10, चौथे साल 10। तो पी ऐसे ही डिसाइड होता है कि आज अगर ये कंपनी 10 रुपया कमा रही है, तो अगले टाइम पे, अगले साल में भी वो 10 कमाएगी, फिर 10 कमाएगी, ऐसे कमाते 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 वो 10 साल में 100 रुपये कमा लेगी। तो इस कंपनी का जो पी रेशियो निकल के आएगा वो आएगा अर्निंग पर शेयर इज 10। ठीक है, ईपीएस इज 10, तो पी निकल के आएगा 10। मतलब आपके दिए हुए 100 रुपए से कंपनी को 100 रुपया वापस कमाने में 10 साल लग जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज पी। इन सिंपल लैंग्वेज, आपके दिए हुए पैसे से एक शेयर आपने जो खरीदा, कंपनी कितना रुपया कमाएगी? अगर उसका पी 10 है तो मतलब 10 साल लगेगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ आपको समझाते हैं, पहले इसको समझो। scrscreener.in। ठीक है, तो मैं यहाँ कोई भी कंपनी डाल देता हूँ, लेट अस सपोज HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, आप जाके अगर एक शेयर खरीदोगे तो आपको कितना रुपए देना पड़ेगा? 4388 रुपीज देना पड़ेगा। ठीक है, इस पैसा दिया हुआ कब, किस भाव पे दे रहे हो? 33 के पी पे दे रहे हो। अब मैं ईपीएस निकाल के दिखाता हूँ। 4388 डिवाइड बाई 33, मतलब आप हर हर साल कंपनी सिर्फ 132 रुपया कमाएगी आपके दिए हुए 4300 रुपए से। 132 रुपया। तो 4388 रुपया कमाने में कंपनी को कितना समय लगेगा? अगर एक साल 132 कमाएंगे, दूसरे साल 132, तीसरे साल 132, तो 33 साल लगेगा। तो ये महंगा पीई है। पीई का मतलब यही है कि कंपनी को पैसा कमाने में आपके दिए हुए पैसे से कितना साल लगेगा, यही पैसा वापस कमाने में। तो अगर हम लोग मारवाड़ी लोग कोई धंधा करते हैं तो उसमें ये सोचते हैं कि 15% तो पूरा साल में नेट नेट में बचना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अगर 1 करोड़ रुपया लेते हैं तो 15 लाख तो साल में कमाना ही है उसको रोल ओवर कर करके। तो मैंने प्रॉफिट किया है 15 लाख। नाउ अंडरस्टैंड दिस, 1 करोड़ रुपए से मैंने 15 लाख रुपया प्रॉफिट किया है। ठीक, मतलब 15%। तो मैं कितने साल में 1 करोड़ रुपया कमा लूंगा उस 1 करोड़ रुपए से? दैट विल बी कॉल्ड एज पी। समझ में? डिवाइड बाई 15, सो ऑलमोस्ट 6.5 साल में मैं कमा लूंगा। तो मेरा पी हो जाएगा 6.6। ठीक है, पहले साल 15 लाख, दूसरे साल 15 लाख, 6 साल में 90 लाख, और फिर आधे वही साल में पहुंच जाऊंगा 1 करोड़ तक। तो 6.5 साल उसका अमाउंट है, मतलब प्राइस है, पी है। 6.5 साल में मैं 1 करोड़ से 1 करोड़ कमा लूंगा। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। तो जिस कंपनी का पी बहुत ज़्यादा है उसमें पैसा नहीं लगाना। 12 से ज़्यादा पी होगा तो इसका मतलब अब क्या हुआ वो समझो। 12 साल में, देखो, 12 साल में, 12 ईयर्स में 12 के पी पे, मतलब जो भी, 12 साल में मेरा पैसा डबल होगा। नाउ एक सिंपल रूल बताते हैं, रूल ऑफ 72। अभी एफडी का रेट क्या चल रहा है? 6। एफडी का रेट इज 6% इंडिया में। तो आप अगर 1 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया आप एफडी करने जाओगे तो हर साल 6 लाख रुपया आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो कितने साल में 1 करोड़ से आप 1 करोड़ कमा लोगे? यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, डिवाइड बाई 6 लाख यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000 लाख। कितना लगेगा? 16 साल लग जाएगा। क्या समझ में आया? ठीक, अगर मैं इसको लेता हूँ 7, विच मीन्स यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लाख, लाख, 10 लाख करोड़, डिवाइड बाई 7 लाख, जो भी, तो कितना साल लग जाएगा? 14 साल लग जाएगा। और लेकिन मैं उस पैसे को वापस इन्वेस्ट करता जाऊं, वापस इन्वेस्ट करता जाऊं, तो वो खैर कम होके आ पाएगा, बट नॉर्मली 12 साल लग जाएगा। 6% होगा
12 6 जा 72, नॉर्मली 12 साल में 6% रुपया जो मैं कमाऊंगा उसको वापस इन्वेस्ट करता जाऊंगा। सो 12 साल लगेगा मुझे, तो इसीलिए कभी भी कोई कंपनी जिसका पी 12 से ऊपर है उसमें पैसा नहीं लगाना फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। ट्रेडिंग के लिए आप किसी को भी ट्रेड कर सकते हो, बट 12 के पी से ऊपर नहीं जाना, ये याद रखना। 12 के ऊपर का पी है, इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना। तो मैंने आपको ये आज 13 पॉइंट समझाया, ठीक है। किसी भी कंपनी में पैसा लगाने के पहले हम लोग इस 13 पॉइंट को चेक लिस्ट करेंगे, ठीक है। कमोडिटी प्राइस इंडेक्स, प्राइस स्लैश रॉ मटेरियल कॉस्टिंग, ठीक है। ये 14 नंबर पॉइंट ये है, तो ये भी है ना। देखो, प्रॉफिट क्या एशियन पेंट का इंक्रीज होता रहता था? ऑब्वियसली होता रहता था, बहुत साल तक हुआ। 2020 के पहले तक का मैं बात करता हूँ, 2020 के बाद का बात करूंगा तो ये सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। क्या वो 16 साल पुराना था उस टाइम पे? हाँ। उसका मैनेजमेंट क्या अच्छा था? कोविड में एशियन पेंट ने बोला कि मैं अपने जितने एम्प्लॉयज है उसको बैठा के 2 साल भी लॉकडाउन हुआ तो भी मैं पैसा दूंगा। गुड मैनेजमेंट। इतना पैसा था उसके पास में, कैश, ठीक है। द कंपनी शुड हैव लॉयल कस्टमर्स, आज भी है। सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च, वो पेंट बहुत अच्छा अच्छा लॉन्च करता था। ये मैट जब इंडिया में पहली बार आया ना, वो कि प्लास्टिक लगा देंगे हम लोग, लैमिनेट कर देंगे, आपका दीवार का रंग खराब ही नहीं होगा। सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च। फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट, उसने प्लास्टिक वाला पेंट लेके आया, अभी प्लास्टिक वाला पेंट लेके आया, ये सब फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट था, ठीक है। फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट, क्या अभी वो फ्यूचरिस्टिक है? उस पर अभी क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। द कंपनी शुड बी डेट फ्री, कोई कर्जा नहीं है एशियन पेंट में। गवर्नमेंट पॉलिसी शुड नॉट बी अगेंस्ट इफ नॉट इन फेवर, तो कोई पॉलिसी उसके अगेंस्ट में थी नहीं। सिर्फ एक चीज हुआ कि गवर्नमेंट ने बोला 2019-20 में कि भैया मैं ज्यादा पैसा लूंगा पेट्रोल से, तो उसका रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया। तो लेकिन नॉर्मली कोई अगेंस्ट में नहीं है, गवर्नमेंट पेंट को प्रमोट करता है, गवर्नमेंट खुद पेंट बाई करता है और खुद ही सेल आउट भी करवा देता है उसका। प्रॉफिट शुड बी इंक्रीजिंग ऑन क्वार्टरली बेसिस एंड ग्रोथ गाइडेंस, वो हमेशा उसका ठीक रहा है। द कंपनी शुड हैव बिजनेसेस इन मोर देन 5 कंट्रीज, चेकलिस्ट। द कंपनी शुड हैव गुड एम्प्लॉय, चेकलिस्ट। मार्केटिंग ऑफ द कंपनी व्हेन विजिबल, ग्रोथ प्रोजेक्शन हाई, जो भी। तो मार्केटिंग में उसने अच्छा किया है। एशियन पेंट का इतना सारा ऐड हम लोग देख चुके हैं। पी रेशियो, ये खाली एक गड़बड़ था। पी रेशियो उसका वॉज ऑलवेज हाई, ठीक है। वो अबव 40 30 70 60 चलता था, ठीक है। तो इसीलिए 2018 के बाद से उसने उतना भयानक रिटर्न नहीं दिया जो उसने 2012 13 11 से दिया है, ठीक है। समझ पाए क्या बोला? फिर उसके बाद में कमोडिटी प्राइस एंड रॉ मटेरियल कॉस्टिंग, तो अभी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है क्रूड ऑयल के प्राइस में, सो उसका भी प्राइस फ्लक्चुएशंस हो रहा है। सो ये सारा आपको शायद समझ में आया होगा। तो एशियन पेंट के पास में इस 14 पॉइंट्स में से 13 सही था, तो दैट सिग्निफाइज कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है। अब ये रूल समझो कि 13 पॉइंट सही था, 2018-20 तक 13 पॉइंट ठीक ठाक था, तब इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता था। करंट बेसिस पे क्या हुआ है, अब उस चीज को समझो। उसका प्रोडक्ट फ्यूचरिस्टिक नहीं रहा, क्योंकि लोग अब क्या करते हैं, वॉलपेपर ला के वॉल पे लगा देते हैं, प्लास्टिक का वॉल बना देते हैं, कंटेनर्स के अंदर अपना घर बना रहे हैं, तो पेंट का डिमांड कम हो रहा है। अब उसका ये फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट कैसे इशू क्रिएट कर रहा है उसके लिए, ये सोचो। फिर उस कंपनी का पीई जो है वो खराब हो रहा है, राइट। पीई खराब होके रखा था, 70 80 पहुंच गया 2022 में, 4000 का भाव पहुंच गया स्टॉक का, ठीक है। सो ये कहाँ पहुंच गया, समझ में आया क्या बोला? कि पी पहुंच गया था उसका 70 80, 2022 में था उसका पी वॉज 98। मतलब अगर आप उसको 3800 रुपये में खरीद रहे हो, तो कंपनी को आपके 3800 से 3800 रुपये कमाने में 70 साल लग जाएगा। तो कोई आदमी बेवकूफ है जो उस कंपनी को खरीदेगा? नहीं, यू शुड नॉट बाई। हम्म। ये फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट उसका खराब हो गया। नाउ प्रॉफिट ऑल्सो स्टार्टेड टू डिक्रीज, एशियन पेंट का प्रॉफिट गिरने लगा।
मैनेजमेंट ठीक है, लॉयल कस्टमर है तो कस्टमर लॉयलिटी भी छोड़ रहा है। ग्रेसिम ने अपना पेंट का बिजनेस लॉन्च किया, एशियन पेंट का धंधा कम हो गया। समझ पा रहे हो? हम्म। डेट फ्री तो खैर वो अभी भी है। सो इसमें से कितना नेगेटिव्स उसको मिलता गया? कमोडिटी प्राइस इंक्रीज हो रहा है। पेट्रोल पहले 70 रुपए 80 रुपए था, फिर वो 100 रुपए पहुंच गया। समझे? बिरला ओपस भी आ गया, हाँ बिरला ने भी लॉन्च किया। ठीक है, समझे? अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो 15 नंबर आपको यहाँ समझ आएगा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है एफएमसीजी एंड फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए, विच इज डिस्ट्रीब्यूटरशिप। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने प्रोडक्ट को बहुत जगह लॉन्च कर देता है, पूरे के पूरे इंडिया में लॉन्च कर देता है, उसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप का नेटवर्क उतना बढ़िया है। लेकिन एशियन पेंट को अभी पहले डिस्कस कर लेते हैं। एशियन पेंट का भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप बहुत बढ़िया था। करेंटली कुछ महीने पहले, मतलब अराउंड 12-13 महीने पहले, देयर वॉज डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में शायद कोई झमेला, वो मुझे याद करना होगा, वो मुझे याद नहीं है। बट हाँ, डिस्ट्रीब्यूटरशिप का ऐसा इश्यूज वो क्रिएट हो गया कि एशियन पेंट के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर छोड़ के चले गए, पैसा नहीं मिल रहा, तो देयर वॉज लॉस फॉर कंपनी। सो डिस्ट्रीब्यूटरशिप में भी, सो मल्टीपल टाइम्स ऑलमोस्ट 5-6 पॉइंट्स तो इसमें से कम हो गए। ये 13-15 पॉइंट्स में से, ये 15 पॉइंट में से अब उसको 5 तो मिल ही नहीं रहा है, 5 नेगेटिव हो गया उसके लिए। 1-2 नेगेटिव हो समझ में आता है, लेकिन 5 नेगेटिव, वेरी बैड। एशियन पेंट उस इस क्राइटेरिया के हिसाब से फुलफिल नहीं करता। अब मैं एक नेगेटिव स्टॉक और हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी डिस्कस कर लूंगा बाद में। नेगेटिव स्टॉक वाज यस बैंक, प्रॉफिट गिर रहा है, 16 ईयर्स पुराना है तो ये नेगेटिव है। एक पॉजिटिव है, मैनेजमेंट बेकार है, कंपनी का लॉयल कस्टमर रहा नहीं, क्योंकि सब कोई अपना पैसा निकाल के भाग रहे थे। उसका कोई सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च नहीं है, वो किसी के भी साथ में पार्टनरशिप करता है, या एलआईसी के साथ, या जो भी होम लोन कंपनीज के साथ में। ठीक है, कुछ फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट, तो बैंक्स का क्या फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट, फ्यूचरिस्टिक ही है वो, हमेशा लोन लेते रहेगा, लोग आदमी काम करते रहेगा। ठीक है, 20 साल तक आदमी लोन लेगा, वो उसमें ठीक है। द कंपनी शुड बी डेट फ्री, तो ऐसा नहीं है, कंपनी के ऊपर डेट है। गवर्नमेंट पॉलिसी शुड नॉट बी अगेंस्ट इफ नॉट इन फेवर। ये समझ में आया। उसके बाद में अब देखो कि प्रॉफिट शुड बी इंक्रीजिंग ऑन क्वार्टरली बेसिस, तो उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज नहीं हो रहा था। ठीक, बिजनेसेस इन मोर देन 5 कंट्रीज ठीक था, शुड हैव गुड एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज भी छोड़ के जाने लगे। मार्केटिंग ऑफ द कंपनी शुड नॉट एक्सीड 20, मतलब जो भी पीई मार्केटिंग उसका खराब हो गया, लोग उसका खराब न्यूज लाने लग गए, यस बैंक में ये है वो है। क्या हुआ यस बैंक? मालिक ही सब कुछ खराब किया, तो क्या मैं इसमें पैसा लगाऊं? ये मेरे पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्या यस बैंक में रखूं? क्या बोलते हो आप लोगों का, क्या मन है, क्या रखोगे? कमोडिटी प्राइस एंड रॉ मटेरियल कॉस्टिंग तो भूल ही जाओ, क्योंकि इसका कुछ शेयर्स जो है वो एसबीआई ने खरीद लिया, कुछ यूको ने खरीद लिया, तो उसके ऊपर उसमें लोन लग गया। तो क्या लगता है, यस बैंक इज अ गुड कंपनी और नॉट? बोलो। नहीं खरीदना चाहिए। अरे मोटोरोला मोटो जी 64, अपना नाम बताया करो, नाम तो देखिए, मोटोरोला नाम से बुलाएंगे अच्छा लगेगा। दिनकर हियर, गुड। तो समझ में आया कि कैसे इस पॉइंट्स को हम लोग को यूज करना है। आप फिर यहाँ पे पीई देखने जाओ नहीं जाओ, डज नॉट इवन मैटर। 14 पॉइंट 15 पॉइंट जो दिखाया है उस पे अगर वो स्टॉक खरा उतरता है, 14 में से 13 सही है, 12 सही है, 11 सही है, लेकिन कभी ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। 7 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 1 2 7 कॉम्प्रोमाइज मत करना। बाकी और अगर बाकी सब ये भी 13 नंबर, कभी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, कभी नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुआ होगा, आप कुछ नया समझ के जाओगे। 1.5 घंटा जो आपने दिया है, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद कि आपने 1.5 घंटा दिया। 7 आदमी बने रहे, जो लोग चले भी गए उनका भी धन्यवाद कि आप लोग आए पढ़ने के लिए।
आई होप ये वीडियो जब कोई देखेगा तो उसका भी भला होगा। माइंड खुलेगा कि क्या बात हुआ। ये कन्वर्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई डाउट है यहाँ तक? तो अब हम आप लोगों को थोड़ा सा अनम्यूट करते हैं। अपना वीडियो वीडियो भी दिखाओ भाई, कम से कम हम भी देख पाए। मिल जाएगी, अरे भाई यूट्यूब पे डाल देंगे इसकी वीडियो। बेकार था, अच्छा था, एनी रिव्यू जो आप दे पाए? आज कॉल टू अनम्यूट। मस्त था, मैंने भले ही लेट है, कुछ नया तरीका से सीखा। पी रेशियो का समझने का तरीका बहुत अच्छा था, थैंक यू भैया। पी रेशियो का इंफॉर्मेशन यही है कि पी जो है, कंपनी को आपके दिए हुए पैसे से उतना ही टाइम लगेगा उतने पैसे कमाने के लिए। रिलायंस का पी अगर 20 है, या सपोज करो एसबीआई का पी अगर 10 है, एसबीआई का शेयर प्राइस 1,000 रुपया है, तो हर साल एसबीआई 100 रुपया कमा रहा है। उसके पास 5 करोड़ शेयर है, तो वो 5 करोड़ इंटू 100, इतना रुपया वो हर साल कमा लेता है, इसीलिए उसका ईपीएस इज 100। अब हर साल वो 100 रुपया कमाएगा, 1,000 शेयर का प्राइस है, तो वो 10 साल में तो 1,000 रुपया आपके दिए हुए 1,000 से कमा लेगा ना। सो अब क्या होगा, ये भी समझो कि जब अगली साल एसबीआई 10 रुपया कमा चुका होगा, तो इन्वेस्टर के बीच में डिमांड क्रिएट होगा कि एसबीआई का शेयर को खरीदो, तो ऑटोमेटिकली एसबीआई का शेयर प्राइस अगले साल 110 ही होगा, 110 से नीचे नहीं हो सकता। तो ये सब आई होप समझ पाए होगे। बहुत सारा पॉइंट है, अभी हम लोग 1 साल के लिए साथ में हैं। देखेंगे, समझेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हैव ए नाइस डे, भगवान आपका भला करे। बाय बाय एवरीवन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फिर से।